एपिसोड 111 टू 120। अध्याय 111 अंततः शांति। जैसे ही जियान चेन घर में दाखिल हुआ, उसने देखा कि कैप्टन केंडल बाकी सदस्यों के साथ नाश्ता कर रहे थे। मेज पर गर्मागर्म गोमांस की एक बड़ी प्लेट रखी थी। जियान चेन, आओ और खाना खाओ। आज हम शिकार पर जा रहे हैं, इसलिए पेट भरकर खाना जरूरी है ताकि जादुई राक्षसों से लड़ते समय तुम ऊर्जा से भरपूर रहो। केंडल ने जियान चेन को इशारा किया कि वह लंबी मेज पर उसके बगल में बैठ जाए। हुपो ने मांस का एक टुकड़ा तोड़ा और उसे चबाने लगा। हाँ, आज हमें पेट भरकर खाना होगा। अगर हमें कोई शक्तिशाली जादुई जानवर मिल जाए तो अगर हम उसे मार नहीं सकते तो कम से कम भाग तो सकते हैं। केंडल ने हुपो को नापसंदगी भरी नजरों से देखते हुए कहा, हुपो, क्या तुम सच में चाहते हो कि हमारा सामना किसी ऐसे जादुई राक्षस से हो जिसे हम हरा न सकें? अगर हमारा सामना किसी चौथे दर्जे के गति में माहिर जादुई राक्षस से हुआ तो हमारे समूह के सभी सदस्यों की जान जादुई राक्षस पर्वत श्रृंखला में चली जाएगी। केंडल, मैं सिर्फ हवाई बातें नहीं कर रहा हूँ। मुझे पता है हमें इसे गंभीरता से लेना होगा। हालांकि चौथे दर्जे के जादुई जीव मुझे डराते हैं, लेकिन हम जादुई जीव पर्वत श्रृंखला की गहराई में नहीं जा रहे हैं, इसलिए हमें वहां कोई चौथे दर्जे का जादुई जीव नहीं दिखेगा। हुपो ने कहा। मेज पर बैठते हुए जियान चेन ने गोमांस का एक टुकड़ा उठाया और उसे चबाते हुए कहा, अंकल केंडल, हुपो ने जो कहा वह गलत नहीं है। चौथे दर्जे के जादुई जीव आमतौर पर पर्वत श्रृंखला की गहराई में पाए जाते हैं। जब तक हम ज्यादा अंदर नहीं जाते तब तक हमें कोई नहीं दिखेगा। जियान चेन ने वहां काफी समय बिताया था, इसलिए वह वहां के वातावरण से अच्छी तरह वाकिफ था। ऐसा होना तय नहीं है। केंडल का चेहरा गंभीर हो गया और उसने मेज के चारों ओर देखा। भले ही हम पर्वत श्रृंखला के बाहरी इलाके में ही हों, किसी को भी सतर्क रहना चाहिए। हालांकि अधिकांश चौथे दर्जे के जादुई जीव पर्वत श्रृंखला की गहराई में रहते हैं, फिर भी कुछ अपवाद हैं। कुछ उबे हुए चौथे दर्जे के जादुई जीव कुछ कमजोर जीवों का पीछा करते हुए पर्वत श्रृंखला के बाहरी इलाके तक आ सकते हैं। ऐसा हो सकता है तियानयुआन महाद्वीप पर यह कोई दुर्लभ घटना नहीं है, ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है। जियान चेन ने इस पर सिर हिलाया। वह कैप्टन केंडल की बात से सहमत था, क्योंकि उसने किताबों में कई बार पढ़ा था कि शक्तिशाली जादुई जीव कभी कभी ऊब के कारण अपने सामान्य स्थान से बाहर आ जाते हैं। हालांकि ऐसा अक्सर नहीं होता था, इसलिए इसे अत्यंत संभावित नहीं माना जा सकता था। जियान चेन ने जादुई जीव पर्वत श्रृंखला में अपने समय के दौरान पर्वत श्रृंखला के बाहरी इलाके में कभी भी चौथे दर्जे के जादुई जीव से मुलाकात नहीं की थी, और वहां तीसरे दर्जे के जादुई जीव भी दुर्लभ थे। ये जानकारी हम सभी को पता है, और हालांकि हमें अभी तक ऐसी कोई घटना नहीं मिली है, लेकिन कुछ अन्य लोगों को मिली है। ठीक है केंडल, इसके बारे में बात करना बंद करो, इससे सभी का दिल भारी हो जाता है। अगर हमें सच में ऐसी कोई घटना मिल गई तो ये हमारा दुर्भाग्य होगा। चलो अभी खाना खा लेते हैं और फिर चलते हैं। इसके बाद बोलने वाला वह व्यक्ति था जो कैप्टन केंडल से बहुत छोटा नहीं था और समूह के सबसे मजबूत भाड़े के सैनिकों में से एक था। डियर, एक शिखर महान संत की शक्ति के साथ वह पहले से ही संत मास्टर बनने के करीब था। डियर के बोलते ही सब लोग फिर से शांत हो गए और गोमांस की थाली से खाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते गोमांस की थाली पूरी तरह से साफ हो गई, बस कुछ टुकड़े ही बचे थे। खाना खत्म होने के बाद सभी लोग तुरंत सड़क पर निकल पड़े। उनके 10 लोगों के समूह में केवल जियान चेन ही घोड़े पर सवार था, जबकि बाकी सभी पैदल चल रहे थे। जियान चेन, जब हम जादुई जानवरों की पर्वत श्रृंखला पर पहुंचेंगे तो तुम अपने घोड़े का क्या करोगे? तुम घोड़े को वहां नहीं ले जा सकते, केंडल ने जियान चेन से पूछा। केंडल की बात सुनकर जियान चेन हंसने लगा और अपने घोड़े के सफेद याल पर हाथ फेरते हुए बोला, पहाड़ी श्रृंखला तक पहुंचने में अभी 20 किलोमीटर बाकी हैं। वहां पहुंचते ही मैं घोड़े को खुला छोड़ दूंगा। जियान चेन की बात सुनकर शियाओ दाओ तुरंत आगे बढ़ा और चिल्लाया, ऐसा नहीं हो सकता जियान चेन। क्या तुम घोड़े को आज़ाद छोड़ना चाहते हो? तुम इतनी बड़ी रकम बर्बाद कर रहे हो। जियान चेन केवल हंसते हुए बोला, अगर मैं इसे जाने दे ही रहा हूं तो क्यों न इसे पूरी आज़ादी दे दूं। इतने बड़े महाद्वीप पर इसका जीवित रहना या न रहना तो इसके भाग्य पर निर्भर करेगा। घोड़े इस महाद्वीप के सबसे आम जानवर थे, साथ ही परिवहन का सबसे कमतर और सबसे प्रचुर साधन भी। जंगली जानवर भी विश्वसार को अवशोषित कर सकते थे और कुछ खजाने खाकर जादुई प्राणी बन सकते थे। यहाँ तक कि इन घोड़ों में भी यह क्षमता थी। जियान चेन ने एक बार पढ़ा था कि 100 साल पहले एक घोड़ा था जिसमें 5वीं श्रेणी के जादुई प्राणी जितनी शक्ति थी, लेकिन उसकी क्षमता सीमित थी और उसकी जन्मजात क्षमता में कमी थी। उनके लिए शक्ति में वृद्धि करना एक कठिन और लंबा रास्ता था। हालांकि अधिकतर लोग पैदल चल रहे थे, फिर भी यात्रा तेजी से आगे बढ़ रही थी। 2 घंटे की यात्रा के बाद सभी लोग अंततः जादुई दानव पर्वत श्रृंखला की तलहटी में पहुंच गए। अपने सामने फैली हरी भरी वनस्पति को देखकर जियान चेन अपने घोड़े से उतरा और समूह के साथ जंगल की ओर चल पड़ा। सफेद घोड़ा पीछे रह गया, लेकिन जियान चेन जानता था कि थोड़ी देर बाद वह अपने आप चला जाएगा। अब से सब लोग सावधान रहना। हालांकि यहाँ के जंगलों में जादुई जीवों से ज्यादा जंगली जानवर हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम अपनी सतर्कता कम कर दें। कैप्टन केंडल ने सबको गंभीरता से देखते हुए आगे कहा, डियर, हुपो और मैं समूह के आगे चलेंगे, जो दाकाई, जो शियाओकाई और चांदनिंग फैंग समूह के पीछे चलेंगे। बाकी सब हम 6 लोगों के बीच में रहेंगे। उसके बाद समूह ने केंडल द्वारा दिए गए आदेश का पालन करते हुए आगे बढ़ना शुरू किया। रास्ते में हालांकि कई जंगली जानवरों ने उन पर हमला किया, लेकिन उनकी ताकत प्रथम श्रेणी के जादुई जीवों से अतुलनीय थी, जो उनके समूह के लिए कोई खतरा नहीं थे। 6 घंटे बाद फ्लेम मर्सिनरीज आखिरकार जंगल के दूसरी तरफ पहुंच गए और मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज के बाहरी इलाके में प्रवेश कर गए, जहां क्लासिक मैजिकल बीस्ट रहते थे। समूह के आगे चल रहे कैप्टन केंडल ने अपना सिर पीछे की ओर घुमाया और सभी से कहा, सब लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। अब से प्रथम और द्वितीय श्रेणी के जादुई राक्षस इधर उधर घूमते रहेंगे।
हालांकि कैप्टन केंडल द्वारा सबको चेतावनी देने से पहले ही जियान चेन को छोड़कर बाकी सभी लोग युद्ध के लिए खुद को तैयार कर चुके थे और अपने चारों ओर गहनता से देख रहे थे। समूह पर्वत श्रृंखला के बाहरी इलाके में चलता रहा, लेकिन 4 घंटे चलने के बाद भी उन्हें एक भी जादुई जानवर नहीं दिखाई दिया। समूह के भीतर जियान चेन उदासीनता से भरी निगाहों से चलता रहा। हर कदम के साथ उसे अपने आसपास के जादुई जानवरों की हर छोटी से छोटी गतिविधि का एहसास होता जा रहा था। हालांकि जब भी कोई जादुई जानवर उनसे 10 मीटर दूर ऊंची झाड़ियों में छिपता तो वे पीछे हट जाते। उनमें से एक भी उन पर हमला करने की हिम्मत नहीं करता था, जिससे जियान चेन ये समझ नहीं पा रहा था कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि जादुई जीवों ने हमारे समूह की ताकत को भांप लिया हो और वे मरना नहीं चाहते? जियान चेन ने सोचते हुए अपनी भौहें सिकोड़ लीं। इससे पहले जब वह जादुई जीव पर्वत श्रृंखला में था तब उसने कभी ऐसा व्यवहार नहीं देखा था। अब और बर्दाश्त न कर पाने पर जियान चेन ने पूछा, अंकल केंडल, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि कुछ गड़बड़ है? जियान चेन का सवाल समूह में मौजूद सभी लोगों के संवेदनशील कानों तक पहुंच गया था। पूरा समूह उसकी ओर मुड़ गया और केंडल ने पूछा, जियान चेन, आखिर यहाँ गड़बड़ क्या है? जियान चेन ने एक पल के लिए हिचकिचाते हुए कहा, ये वह जगह है जहाँ प्रथम श्रेणी के जादुई जीव घूमते हैं, तो फिर हमें अभी तक उनमें से एक भी क्यों नहीं मिला है? ये सुनकर सबने राहत की सांस ली। उन्हें लगा था कि जियान चेन के मन में वाकई कोई अप्रिय घटना से जुड़ी बात है। केंडल हंसते हुए बोली, जियान चेन, ये तो बहुत आम बात है। हालांकि यह प्रथम श्रेणी के जादुई जीवों का इलाका है, लेकिन जादुई जीव पर्वत श्रृंखला विशाल है और ये तो बस कई रास्तों में से एक है। यहाँ जादुई जीव का न दिखना कोई असामान्य बात नहीं है। पहले जब भी हम यहाँ आए हैं हर बार ऐसा ही हुआ है। जियान चेन की भौहें और भी ज्यादा सिकुड़ गईं। उसके दिल में यह बात थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। कैप्टन केंडल, क्या ऐसा हो सकता है कि आपका सामना अभी तक किसी प्रथम श्रेणी के जादुई जीव से न हुआ हो? जियान चेन ने पूछा, ऐसा नहीं है, बस हम उन्हें अक्सर नहीं देखते। दिखने वाले अधिकतर जीव दूसरे और तीसरे दर्जे के होते हैं। बेशक कभी कभी हमें एक भी प्रथम श्रेणी का जादुई जीव नहीं दिखता। उन्होंने धैर्यपूर्वक जियान चेन के सवालों का जवाब दिया। कैप्टन केंडल, तो औसतन आपको कितने मॉन्स्टर कोर मिलते हैं? जियान चेन ने पूछा। बहुत कम नहीं, कैप्टन केंडल ने थोड़ा सोचते हुए कहा, औसतन हमें एक दिन में 4 या 5 क्लास 2 मॉन्स्टर कोर मिल जाते हैं, और अगर किस्मत अच्छी रही तो 6 या 7 भी। क्लास 3 मॉन्स्टर कोर कम मिलेंगे क्योंकि क्लास 3 मैजिकल बीस्ट्स यहाँ अक्सर नहीं घूमते, इसलिए उन्हें देखने की संभावना बहुत कम है। और चूंकि क्लास 3 मैजिकल बीस्ट्स को मारना भी मुश्किल है, इसलिए हमें चोट लगने से बचना मुश्किल होगा। इसी कारण अगर हमें कोई क्लास 3 मैजिकल बीस्ट मिलता है तो हम उसे उकसाने की कोशिश नहीं करते। केंडल एक पल रुककर बोला, जब डियर संत गुरु बन जाएगा तब हमारी संयुक्त शक्ति से हम तीसरे दर्जे के जादुई राक्षस को आसानी से मार सकेंगे। लेकिन जब तक डियर संत गुरु नहीं बन जाता हमें पूरी कोशिश करनी होगी और तीसरे दर्जे के जादुई राक्षसों से बचना होगा। हालांकि तीसरे दर्जे के मॉन्स्टर कोर दूसरे दर्जे के मॉन्स्टर कोर से ज्यादा कीमत पर बिकते हैं, लेकिन मैं किसी की जान नहीं गंवाना चाहता। अगर हमें अपनी जान के बदले थोड़ा ज्यादा पैसा मिल जाए तो उसका क्या फायदा? अध्याय 112, काले बाघ से लड़ना। कैप्टन केंडल की बात सुनकर जियान चेन ने सहमति में सिर हिलाया। केंडल के प्रति उसकी धारणा एक बार फिर प्रबल हो गई थी। केंडल के हृदय में व्याप्त बुराई जियान चेन के पिछले जन्म की बुराई से कम नहीं थी। ऐसे निस्वार्थ भाव वाले कप्तान के लिए कोई भी व्यक्ति अपनी जान देने से इनकार नहीं करेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्राथमिक संत गुरु के रूप में कप्तान की शक्ति के कारण यद्यपि वह अकेले तीसरे दर्जे के जादुई जीव को नहीं मार सकता था, फिर भी वह दूसरे दर्जे के जादुई जीवों को कड़ी टक्कर दे सकता था। यह अफसोस की बात थी कि वह दूसरे दर्जे के जादुई जीवों से अकेले नहीं लड़ता था। अगर वह ऐसा करता तो उसका लाभ कहीं अधिक होता। संतों और महान संतों के साथ मिलकर जादुई जीवों का शिकार करने और उन्हें मारने पर यद्यपि लाभ का वितरण कर्म के आधार पर होता, फिर भी उसका अपना लाभ अकेले लड़ने की तुलना में कई गुना कम होता। वास्तव में अंतर इतना अधिक होता कि वह अकेले कमाए गए लाभ का आधा भी नहीं होता। बस इतना सुनकर ही जियान चेन कैप्टन केंडल की बहुत प्रशंसा करने लगा। लेकिन जब बात कैप्टन केंडल और जादुई जीव वन में उनके द्वारा अतीत में अर्जित लाभ की आई तो वह दंग रह गया। कैप्टन केंडल संत मास्टर स्तर के थे और उनके 5 अन्य सदस्य महान संत थे। इसके बावजूद उन्होंने जो राक्षस कोर अर्जित किए थे वह वाकई दयनीय थे। जियान चेन को विश्वास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि जब वह अकेले जादुई जीव पर्वत श्रृंखला में गया था तो एक दिन में उसने कम से कम 20 द्वितीय श्रेणी के जादुई जीव कोर एकत्र किए थे। तृतीय श्रेणी के राक्षस कोर भी लगभग 1 दर्जन ही थे। ज्वाला भाड़े के सैनिकों द्वारा अर्जित लाभ की तुलना में दोनों के बीच का अंतर वास्तव में अतुलनीय था। उसी क्षण जियान चेन का कान थोड़ा कांपा और उसने अपना सिर घुमाकर पास की लंबी घास की ओर देखा। उसे अंदर ही अंदर 10 मीटर दूर से किसी जादुई जीव की हलचल महसूस हुई। हालांकि वह जादुई जीव बहुत कम हिल-डुल रहा था, इसलिए कप्तान केंडल भी उसकी उपस्थिति का पता नहीं लगा पाए। जादुई दानव एक पल के लिए रुका, मानो वह जियान चेन के समूह पर हमला करने का फैसला करने से पहले हिचकिचा रहा हो। अंत में वह चुपचाप पीछे हट गया। जादुई जानवर के पीछे हटने का आभास होते ही जियान चेन का मन संदेह से भर गया। क्या हो रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि जादुई जानवरों ने हमारे समूह की ताकत को पहचान लिया हो और उन्हें एहसास हो गया हो कि उनकी अपनी ताकत केवल उन्हें मौत के मुंह में भेजने के लिए ही काफी है? जियान चेन ने सोचा, लेकिन जैसे ही उन्होंने इस बारे में सोचा उनके मन में एक और सवाल आया। इतनी कमजोर जादुई जानवर के पास ऐसा फैसला लेने की समझ कैसे हो सकती है? जब जियान चेन जादुई जीव पर्वत श्रृंखला में गया था तो उसने देखा कि चाहे वह प्रथम या द्वितीय श्रेणी का जादुई जीव हो या तृतीय श्रेणी का, वे अपने छिपने के स्थानों से निकलकर उस पर हमला कर देते थे। यहाँ तक कि अगर वे किसी छिपे हुए क्षेत्र में भी होते तो भी वे छुपकर हमला करने की कोशिश करते थे, जिससे ये स्थिति जियान चेन की अपेक्षा से कहीं अधिक भिन्न थी। आखिर चल क्या रहा है?
क्या हमारे समूह में बहुत ज्यादा लोग हो गए हैं? शायद इसीलिए जादुई जीव हमला नहीं कर रहे हैं। जियान चेन ने संदेह भरी नजरों से पीछे मुड़कर देखा। इस एक ही रास्ते पर उसने सिर्फ एक जादुई जीव के निशान देखे थे। उसी क्षण लंबी घास में से एक काली धुंधली आकृति तेजी से कैप्टन केंडल की ओर बढ़ी, जो समूह के सबसे आगे थे। सभी ने इस स्थिति के लिए पहले से ही तैयारी कर ली थी, इसलिए जैसे ही काला धब्बा नजर आया, केंडल और धीरे ने उसे देख लिया। आते हुए लक्ष्य को देखकर केंडल हंसा और चिल्लाया, आखिरकार एक आ ही गया। उसके हाथ में एक बड़ी कुल्हाड़ी आ गई जो हवा को चीर सकती थी। उसने फुर्ती से कुल्हाड़ी को नीचे की ओर काले धब्बे की तरफ घुमाया। जब केंडल ने हमला करना शुरू किया तो डियर अपनी तलवार निकाले और वार करने के लिए तैयार होकर उसके पीछे खड़ा था। डिंग! केंडल की कुल्हाड़ी और काली धुंध हवा में टकराई, जिससे एक जोरदार धमाका हुआ। कुल्हाड़ी के पीछे की ओर उछलने से काली धुंध अचानक रुक गई। काली धुंधली आकृति 5 मीटर पीछे की ओर हवा में उड़ी और फिर जमीन पर जा गिरी। जमीन पर गिरते ही समूह के हर सदस्य ने देख लिया कि उन पर किसने हमला किया था। वह एक बाघ था जिसकी गर्दन के बाल पूरी तरह से काले थे। उसके दोनों पंजों में कई नुकीले नाखून थे, जिनमें से कुछ पर खून के धब्बे भी दिख रहे थे। भाइयों, इसे घेर लो! केंडल ने चिल्लाते हुए अपनी कुल्हाड़ी उठाई और काले बाघ पर फिर से हमला कर दिया। हुपो, चांग निंग फैंग और दोनों जोर जुड़वा भाइयों ने काले बाघ को चारों ओर से घेर लिया ताकि वह भाग न सके। महान संत की शक्ति से युक्त धीरे भी घेरे में प्रवेश कर गया और केंडल के साथ मिलकर बाघ से लड़ने लगा। ये काला बाघ केवल द्वितीय श्रेणी का जादुई प्राणी था और एक संत गुरु और एक शिखर महान संत के साथ लड़ाई में इस काले बाघ के बचने की कोई संभावना नहीं थी। पलक झपकते ही काले बाघ का शरीर घावों से भर गया और उससे खून बहने लगा। परिणामस्वरूप उसका सामान्य रूप से काला शरीर लाल रंग में रंग गया। जियान चेन, शियाओ दाओ और युन जुवान दूर खड़े होकर युद्ध देख रहे थे। हालांकि जादुई जीव में स्वाभाविक रूप से श्रेष्ठ प्रवृत्ति थी, लेकिन ये केवल द्वितीय श्रेणी का जादुई जीव था जो एक महान संत का मुकाबला नहीं कर सकता था। इसलिए इस युद्ध में शियाओ दाओ और अन्य 2 संत गंभीर चोट के डर से हस्तक्षेप करने में असमर्थ थे। केंडल और डियर को लड़ते देख शियाओ दाओ भी लड़ाई में शामिल होने के लिए बहुत उत्सुक था। ब्लैक टाइगर से लड़ते हुए उन दोनों को देखकर शियाओ दाओ को ऐसा लग रहा था मानो वह केंडल के रूप में पुनर्जन्म लेकर अनगिनत बार ब्लैक टाइगर से लड़ना चाहता हो। मुझे कड़ी मेहनत करनी होगी और साधना करनी होगी ताकि मैं जल्दी से संत गुरु बन सकूं। इस तरह मैं अकेले ही द्वितीय श्रेणी के जादुई जीवों का शिकार कर उन्हें मार सकूंगा। जियाओ दाओ ने दृढ़ निश्चय से अपने होंठ दबाते हुए कहा। ये सुनकर उसके बगल में खड़ी युन जुवान हंसी और बोली, शियाओ दाओ, तुम्हारी शक्ति अभी मध्य संत स्तर की होनी चाहिए, इसलिए संत गुरु बनने में अभी बहुत समय लगेगा। तुम्हारी साधना प्रतिभा को देखते हुए संत गुरु बनने से पहले तुम्हारी उम्र लगभग 40 वर्ष होगी, शायद इससे भी अधिक। 40 साल का हो गया तो क्या हुआ? क्या कप्तान भी इसी उम्र में संत गुरु नहीं बने थे? खैर, मैं भी आखिरकार संत गुरु बन ही जाऊंगा। शियाओ दाओ ने थोड़ी असंतुष्टि भरे स्वर में उत्तर दिया। उसकी निगाहों में एक लालसा झलक रही थी और उसने बुदबुदाते हुए कहा, जब मैं संत गुरु की शक्ति प्राप्त कर लूंगा तब मैं जादुई जीव पर्वत श्रृंखला में अकेले ही साहसिक यात्रा कर सकूंगा और जादुई जीवों से आमने सामने की लड़ाई लड़ सकूंगा। यह एक शानदार नज़ारा होगा। शियाओ दाओ के भावभंगुर चेहरे को देखकर युन जुवान ने अनिच्छा से सिर हिलाया और मन ही मन बुदबुदाया, क्या संत गुरु इतने अद्भुत होते हैं? वे तो बस द्वितीय श्रेणी के जादुई जीवों को परेशान करते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि किसी संत गुरु की शक्ति इतनी काफ़ी है कि वे बिना किसी डर के जादुई जीव पर्वत श्रृंखला में उत्पात मचा सकें? युन जुवान ने जियान चेन की ओर मुड़कर कहा, अरे जियान चेन, तुम कितनी बार जादुई जीव पर्वत श्रृंखला में आए हो? तुम तो बहुत छोटे हो, क्या ऐसा हो सकता है कि यह तुम्हारा पहली बार हो? जियान चेन ने उदासीनता से जवाब दिया, यह मेरा दूसरी बार है। हालांकि जियान चेन पहले भी कारगात अकादमी के जंगल में प्रवेश कर चुका था और वहां जादुई जानवरों को मार चुका था, लेकिन उस अनुभव को औपचारिक रूप से गिना नहीं जा सकता था। इसके अलावा वहां के जादुई जानवरों को अकादमी द्वारा पाला पोसा गया था, इसलिए जियान चेन ने उस अनुभव को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। युन जुवान की आंखें चमक उठीं। उसने तुरंत दिलचस्पी दिखाई और बेसब्री से पूछा, तो जब आप पहली बार अंदर आए थे तब आपके साथ कितने लोग थे? वे कितने शक्तिशाली थे? क्या आपके साथ केंडल जैसे कोई माहिर विशेषज्ञ थे? जियान चेन ने मुड़कर युन जुवान को देखा। थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद उसने कहा, जब मैं पहली बार जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में दाखिल हुआ था तब मैं अकेला था। हालांकि जियान चेन के बोलने से पहले ही युन जुवान ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, क्या तुम पहली बार अकेले ही जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में प्रवेश कर गए? वाह जियान चेन, मैं सचमुच तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ। जियान चेन ने कड़वी मुस्कान के साथ जवाब दिया, युन जुवान, इतना जोर से बोलने की जरूरत नहीं है। जब मैं पहली बार अकेले मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज में गया था तो मैं केवल आसपास के इलाकों में ही घूमा था। युन जुवान ने प्रशंसा भरी नजरों से जियान चेन को देखते हुए कहा, जियान चेन, मैं वास्तव में तुम्हारा सम्मान करता हूँ, खासकर तुम्हारी हिम्मत का। तुम सचमुच साहसी हो। क्या तुम्हें यह नहीं पता था कि जादुई राक्षस पर्वत श्रृंखला के आसपास का इलाका भी बेहद खतरनाक है? प्रथम श्रेणी के जादुई राक्षस से सामना होना ठीक है, अगर तुम उसे हरा नहीं सकते तो भागने का मौका तो है, लेकिन अगर तुम्हारा सामना द्वितीय श्रेणी के जादुई राक्षस से हो जाता तो तुम्हारी जान मौके पर ही चली जाती। युन जुवान ने अपनी छाती थपथपाते हुए थोड़ी सी आशंका के साथ कहा, लेकिन तुम जैसे नौजवान बेहद भाग्यशाली हो कि तुम्हारा सामना ऐसे जादुई राक्षसों से नहीं हुआ, वरना तुम्हारी जान भी जा सकती थी। जी हाँ जियान चेन, अब से तुम जादुई जीव पर्वत श्रृंखला में अकेले मत आना। हालांकि अब तक का हमारा सफर बहुत शांतिपूर्ण रहा है, लेकिन सिर्फ इसी वजह से जादुई जीव वन को हल्के में मत लेना। शाओ दाओ ने गंभीर स्वर में कहा। जियान चेन ने उन दोनों की बातों पर कड़वी मुस्कान के साथ जवाब दिया, ठीक है, मैं समझ गया।
अभी के लिए चलिए वापस कैप्टन और ब्लैक टाइगर की लड़ाई देखते हैं। ये दृश्य देखना आप लोगों के लिए वाकई फायदेमंद है। आप कम से कम कुछ युद्ध शैलियाँ सीख सकते हैं, ये आगे चलकर बहुत काम आएंगी। काबुल जियान चेन के बगल में खड़ा था, उसकी हैरान निगाहें जियान चेन पर टिकी हुई थीं। उसने जियान चेन के शरीर को ऊपर से नीचे तक कुछ बार देखा और उसकी आंखों में अनिश्चितता भरी हैरानी की चमक दिखाई दी। हालांकि उसने एक शब्द भी नहीं कहा और चुपचाप बिना हिले डुले वहीं खड़ा रहा। जियान चेन की बातें सुनकर शियाओ दाओ और युन जुवान सचमुच बात करना बंद कर दिए और अपना ध्यान वापस लड़ाई पर केंद्रित कर लिया और अपने सामने हो रही घटनाओं पर ध्यान देने लगे। केंडल और डियर लगभग उतने ही समय तक काले बाघ से लड़ते रहे जितना समय एक कप चाय बनने में लगता है। हालांकि काले बाघ का पूरा शरीर घावों और खून से लथपथ था, लेकिन अंततः लड़ने वालों ने बाघ की असली क्रूरता को उजागर कर दिया था। अपनी जान जोखिम में होने के बावजूद काले बाघ की ताकत जरा भी कम नहीं हुई और वह फुर्ती से इंसानों के हमलों से बचने लगा। हर बार हमले से बचते हुए उसने केंडल और डियर पर पलटवार करने की कोशिश की। अध्याय 113 शक्ति का प्रकटीकरण। हाँ, केंडल चिल्लाया। उसकी सेंट फोर्स से बनी विशाल कुल्हाड़ी उसके पीछे इस तरह घूमी मानो वह ब्लैक टाइगर का सिर काट देना चाहता हो। काला बाघ केंडल की ओर हवा में उछलकर युद्ध कुल्हाड़ी से बच निकला। अपने जबड़े फैलाकर काला बाघ उसे काटने के लिए तैयार हो गया। तुरंत ही अपनी युद्ध कुल्हाड़ी वापस खींचते हुए केंडल ने अपने पवित्र हथियार को बचाव के लिए ऊपर उठाया, जिससे ब्लैक टाइगर को उस पर वार करने का मौका मिल गया। ब्लैक टाइगर के नुकीले दांत कठोर हथियार से टकराए और एक कर्कश ध्वनि उत्पन्न हुई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि केंडल लड़खड़ाकर कुछ कदम पीछे हट गया और जमीन पर उसके निशान बन गए। कुछ ही देर बाद काले बाघ के पंजे जमीन पर पड़े। इससे पहले कि केंडल संभल पाता, बाघ के नुकीले पंजों ने केंडल की छाती पर वार कर दिया। केंडल पंजों की तेज गति देखकर घबरा गया। बाघ ने उसकी कुल्हाड़ी को दांतों से पकड़ रखा था, इसलिए वह इस स्थिति में किसी काम की नहीं थी। इस नाजुक क्षण में केंडल ने गहरी सांस ली और खुद को तैयार किया। उसी समय काले बाघ के नुकीले पंजे उसकी छाती पर जोर से लगे और उसके कपड़े फट गए। कपड़ों के साथ साथ केंडल का खून भी हवा में फैल गया। इस बार हालांकि कप्तान केंडल को बचाव का पर्याप्त समय न मिलने के कारण सीधे सीने पर पंजे लगे, लेकिन घाव मामूली ही था। उन्हें डर था कि पंजे से अधिक नुकसान हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही काले बाघ ने अपने पंजों से केंडल की छाती पर खरोंच मारी, उसी क्षण एक विशाल तलवार ने भयंकर बल से बाघ की पीठ पर प्रहार किया। तलवार के बाघ की पीठ से टकराते ही एक बड़ा घाव दिखाई दिया, लेकिन बाघ के लचीलेपन के कारण घाव केवल हथेली के आकार का ही था। ब्लैक टाइगर के साथ लड़ाई देखते हुए जियान चेन ने बेबसी से अपना सिर हिलाया। उसकी नज़र में चाहे केंडल हो या डियर, दोनों में से किसी ने भी अपने हथियारों में महारत नहीं दिखाई थी। उनके हथियार पकड़ने का तरीका देखकर ऐसा लग रहा था मानो उन्हें हथियार चलाना आता ही न हो। वे बिना किसी नियम या अनुशासन के बेतरतीब ढंग से वार कर रहे थे। जियान चेन को सबसे ज्यादा चिढ़ाने वाला डीरे ही था। हर हथियार की अपनी विशेषता और हमले का विशेष तरीका होता है। डीरे को तलवार चलाना बिल्कुल नहीं आता था, इसलिए उसके हाथ में मौजूद तलवार अपनी असली ताकत नहीं दिखा पाती थी। डीरे ने तो कई बार अनजाने में ही तलवार को चाकू की तरह इस्तेमाल करके दुश्मन पर बेपरवाही से वार कर दिया था। जैसे जैसे लड़ाई जारी रही, कैप्टन केंडल और डियर को कुछ मामूली चोटें आईं। उसी समय काला बाघ अचानक आकाश की ओर मुड़ा और एक ऐसी दहाड़ मारी जिससे पूरा आकाश कांप उठा और जादुई जानवरों की पर्वत श्रृंखला का शांत वातावरण भंग हो गया। दहाड़ के तुरंत बाद काले बाघ ने अचानक कुछ और वार किए और फिर दोनों योद्धाओं को चकमा देते हुए मुड़कर भाग गया। सावधान रहो, ये भागना चाहता है, इसे रोको, भगवान के लिए इसे भागने मत दो। जिस जगह काला बाघ भागने की कोशिश कर रहा था, वहीं चांग निंग फैंग खड़ा था। उस जादुई राक्षस को आते देख उसकी आंखों की चमक कम नहीं हुई और उसने अपनी तलवार आगे बढ़ा ली। अपनी तलवार में भरपूर शक्ति केंद्रित करके उसने काले बाघ पर वार किया। ऐसे नाजुक मौके पर उसे अपनी सारी शक्ति इसी एक वार पर केंद्रित करनी थी ताकि लंबी लड़ाई से बचा जा सके। चांग निंग फैंग ने जैसे ही लड़ाई शुरू करने के लिए कदम बढ़ाया, वैसे ही अन्य भाड़े के सैनिक भी निष्क्रिय नहीं रहे। केंडल और डीरे तेजी से आगे बढ़े और ब्लैक टाइगर पर पीछे से हमला कर दिया। हो, काले बाघ ने एक और गहरी दहाड़ लगाए और अपने पंजों से एक बार फिर वार किया। उसके अगले पंजे चांग निंग फैंग की तलवार पर जोर से टकराए, जिससे तलवार जोरदार झटके से हिल गई। इसके बाद काले बाघ ने अपना मुंह चौड़ा खोला और चांग निंग फैंग पर झपटा। चांग निंग फैंग पीछे हटते हुए अपनी तलवार को बचाव के लिए तैयार कर रहा था, लेकिन इसके बजाय उसने आने वाले वार पर प्रहार कर दिया। डिंग! हालांकि तलवार काले बाघ के मुंह में नहीं घुसी, लेकिन जब बाघ ने अपना सिर पीछे की ओर उठाया तो तलवार उसके दांतों से टकरा गई। बाघ ने तलवार को दांतों से दबाकर चांग निंग फैंग को अपनी तलवार बाहर निकालने और उससे लड़ने से रोक दिया। हरामखोर, जाकर मर जा! इसी क्षण काले बाघ के पीछे से एक जोरदार आवाज आई। ये कैप्टन केंडल थे, जो तेजी से पीछे से अपनी बड़ी कुल्हाड़ी हवा में उठाकर बाघ की पीठ पर वार करते हुए उसके पास पहुंचे थे। उसी समय डीरे और कुछ अन्य संत चांग निंग फैंग की ओर से बाघ की ओर बढ़ने लगे और काले बाघ को रोकने की कोशिश करने लगे। जैसे ही काला बाघ मुड़ा और अपने पीछे कुल्हाड़ी उठाए खड़े कप्तान केंडल की ओर देखा, उसने तलवार पर से अपनी पकड़ छोड़ दी। कुल्हाड़ी से बचने की कोशिश में काला बाघ बाल बाल बच गया, लेकिन कुल्हाड़ी उसके शरीर पर लगी और उसके शरीर से कुछ बाल कट गए। आओ! दर्द से भरी दहाड़ मारते हुए काला बाघ मुड़ा और विपरीत दिशा में तेजी से भाग गया। हालांकि जैसे ही उसने भागना शुरू किया, जियान चेन और अन्य लोगों ने देखा कि वह उनकी ओर आ रहा है, जिससे उनके पास लड़ाई में शामिल होने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। ब्लैक टाइगर की दिशा देखकर शियाओ दाओ और युन जुवान के चेहरे का भाव एकदम बदल गया। वे सदमे से चिल्लाते हुए उससे बचने के लिए एक तरफ मुड़ गए। काबुल सबसे पहले अत्यंत तेजी से ब्लैक टाइगर से बचते हुए दूर भाग गया।
कुछ ही देर में केवल जियान चेन ही बचा था जो बिना किसी भय के अपने स्थान पर डटा रहा। जियान चेन, जल्दी से बचो, केंडल चिल्लाया और ब्लैक टाइगर को रोकने के लिए तेजी से आगे बढ़ा। हालांकि उसकी सेंट मास्टर शक्ति के बावजूद उसकी गति द्वितीय श्रेणी के जादुई जानवर को पकड़ने के लिए पर्याप्त नहीं थी। जियान चेन को अपने रास्ते में खड़ा देखकर काले बाघ की आंखें लाल हो गईं और उसने एक और दहाड़ मारी। इसके तुरंत बाद उसने जियान चेन की ओर अपनी गति बढ़ा दी। जियान चेन को बिना हिले डुले अपनी जगह पर डटे देखकर फ्लेम मर्सिनरीज के सदस्य अपने सामने घट रहे दृश्य को देखते हुए केवल खेद से चिल्ला सकते थे। जियान चेन की ताकत के बारे में तो सभी यही सोचते थे कि वह किसी संत के बराबर ही ताकतवर है। अगर एक महान संत को भी इस काले बाघ से लड़ने में मुश्किल हो रही थी तो किसी आम संत के लिए तो इसका सामना करना नामुमकिन था। हालांकि काले बाघ को कई घाव लग चुके थे, लेकिन उसकी गंभीर हालत ने उसके उग्र स्वभाव को और भी बढ़ा दिया था। उसकी लड़ने की ताकत में कोई कमी नहीं आई थी, बल्कि वह और भी मजबूत हो गई थी। काले बाघ को अपनी ओर झपट्टा मारते देख जियान चेन के पहले के भावहीन चेहरे पर अचानक एक ठंडी चमक आ गई। उसकी 2 उंगलियों जितनी चौड़ी और 1.33 मीटर लंबी चांदी की प्रकाश पवन तलवार अचानक उसके दाहिने हाथ में प्रकट हो गई। केवल एक चांदी की रोशनी काले बाघ के सामने चमकती हुई दिखाई दे रही थी। उसी समय जियान चेन का शरीर भी घूम गया और वह एक तरफ झुक गया, जहां वह पहले खड़ा था उससे लगभग 1 कदम दूर। पेंग, काले बाघ का विशाल और भारी शरीर धड़ाम से उस जगह पर गिर पड़ा जहां जियान चेन पहले खड़ा था। उसके शरीर में कोई हलचल नहीं दिख रही थी। अगले ही पल काले बाघ की गर्दन से लाल खून तेजी से बहने लगा और धीरे धीरे उबड़ खाबड़ जमीन पर फैलते हुए चारों दिशाओं में बिखर गया। जैसे ही कैप्टन केंडल तेजी से आगे बढ़ रहे थे, उनकी चाल अचानक रुक गई। वे जमीन पर बेजान पड़े ब्लैक टाइगर को निहारते रहे। केंडल चुपचाप अपनी जगह पर खड़े रहे और जियान चेन को देखते रहे, जो वहां बिना किसी भाव के खड़ा था। केंडल की आंखों में आश्चर्य और अविश्वास भरा था। उन्होंने अभी अभी ब्लैक टाइगर की आंखों के सामने तलवार की एक अविश्वसनीय रूप से तेज धुंधली आकृति को देखा था। उसके तुरंत बाद ब्लैक टाइगर जमीन पर गिर पड़ा, बिल्कुल स्थिर। कैप्टन केंडल की नज़र आखिरकार जियान चेन के हाथ में मौजूद 2 उंगलियों जितनी चौड़ी चांदी की तलवार पर पड़ी। उन्होंने देखा कि चमकदार और दमकती तलवार पर खून का एक भी धब्बा नहीं था। फिर भी इसी वजह से केंडल और भी ज्यादा चौंक गए। जियान चेन को देखते ही उनकी नज़रें अनगिनत बार बदलीं, संदेह से आश्चर्य तक, अविश्वास से सदमे तक। उनकी आंखों में एक के बाद एक कई भाव उमड़ते रहे। उसी क्षण शेष 5 संत अंततः दौड़कर वहां पहुंचे। उन्हें अभी तक ये पता नहीं चला था कि काला बाघ पहले ही मर चुका था। वे पांचों आगे बढ़े और काले बाघ को घेर लिया और तुरंत अपने हाथों में मौजूद संत हथियारों से उसके शरीर पर प्रहार करने लगे। ये जादुई राक्षस पहले ही मर चुका है, अब इससे लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही पांचों भाड़े के सैनिक ब्लैक टाइगर के शरीर को भेदने वाले थे, कैप्टन केंडल की थोड़ी कांपती हुई आवाज सुनाई दी। ये सुनकर पांचों महान संतों के चेहरे पर हैरानी के भाव छा गए। जिस संत ने अभी अभी नीचे की ओर प्रहार किया था, उसने भी अचानक हवा में ही अपनी गति रोक दी। इसके तुरंत बाद पांचों की निगाहें एक साथ उनके सामने गिरे काले बाघ के शरीर पर टिक गईं और वे उसका बारीकी से निरीक्षण करने लगे। अब जाकर उन पांचों लोगों ने स्पष्ट रूप से देखा कि काले बाघ की गर्दन से ताज़ा खून तेजी से बह रहा था। काले बाघ की लाल आंखें, जिनमें पहले भयंकर और डरावनी चमक थी, अब निर्जीव हो गई थीं। अजीब बात है, ये काला बाघ कैसे मर गया? क्या अभी कुछ देर पहले तक ये स्वस्थ और जिंदादिल होकर उछलकूद नहीं कर रहा था? अचानक इसकी मौत कैसे हो गई? हुपो ने हैरानी से पूछा। ये सुनकर शेष चारों महान संतों ने संदेह भरी निगाहों से एक दूसरे की ओर देखा। कैप्टन केंडल ने जियान चेन को काफी देर तक घूरते हुए कहा, इस ब्लैक टाइगर को जियान चेन ने मारा है। क्या जियान चेन ने उसे मार डाला? कप्तान जी, क्या आप सच कह रहे हैं? कप्तान केंडल की बात सुनकर शियाओ दाओ उछल पड़ा और उसके चेहरे के भाव से साफ पता चल रहा था कि उसे यकीन नहीं हो रहा था। शियाओ दाओ ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे यह बात स्वीकार करने में कठिनाई हो रही थी। रेजिंग फ्लेम्स मर्सिनरी ग्रुप के सभी सदस्यों के चेहरे पर उन शब्दों को सुनने के बाद अविश्वास के भाव थे। अध्याय 114, जो भाड़े के सैनिक। फ्लेम भाड़े के सैनिकों में सभी का मानना था कि जियान चेन की शक्ति संत स्तर की थी। यहाँ तक कि उसके भाड़े के सैनिक बैज ने भी उसे डी श्रेणी का भाड़े का सैनिक घोषित किया था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि जियान चेन इतना युवा भी था। तियान युआन महाद्वीप पर यदि कोई 20 वर्ष का व्यक्ति संत बन सकता है तो उसकी शक्ति असाधारण होती है और उसकी क्षमता अकल्पनीय होती है। जियान चेन जैसा दिखने में 20 वर्ष का व्यक्ति जो द्वितीय श्रेणी के जादुई राक्षस को मार सकता था, भले ही वह घायल हो, अगर किसी ने उसे अपनी आंखों से न देखा होता तो आसपास के लोग इस पर विश्वास नहीं कर पाते। हालांकि कप्तान केंडल के अलावा किसी ने भी तलवार की धुंधली आकृति नहीं देखी थी, नहीं ये देखा था कि जियान चेन ने काले बाघ को कैसे मारा था। केंडल की निगाहें एक पल के लिए जियान चेन की पतली तलवार पर टिकी, फिर शांत होकर हंसते हुए बोली, अगर आप लोगों को यकीन नहीं है तो खुद जियान चेन से पूछ लीजिए। ये कहते हुए उसके चेहरे पर मुस्कान थी और भला वह खुश क्यों न होता। अब उसके समूह में एक और विशेषज्ञ शामिल हो गया था। सबसे पहले जियाओ दाओ ने हार मान ली। जियान चेन की ओर दौड़ते हुए, उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए, उसकी नज़र अंततः खून से साफ लाइट विंड स्वॉर्ड पर टिकी। जियान चेन, कृपया मुझे ईमानदारी से बताओ, क्या तुमने ब्लैक टाइगर को मारा? शियाओ दाओ के चेहरे पर अविश्वास का भाव देखकर जियान चेन ने सिर हिलाकर कहा, हाँ सही है, मैंने ही उसे मारा है। शुरू से ही जियान चेन ने झूठ बोलकर अपनी ताकत छिपाने की योजना नहीं बनाई थी, इसलिए वह शियाओ दाओ के साथ बहुत स्पष्ट और ईमानदार था। वाह, बिल्कुल नहीं। शियाओ दाओ की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। अविश्वास से भरी नजरों से उसने शांत जियान चेन को देखा और बोला, इस भयंकर द्वितीय श्रेणी के जादुई जानवर को सचमुच तुमने मार डाला? तुमने ये कैसे किया और मुझे ये सब करते हुए कैसे नहीं देखा? शियाओ दाओ के ये सवाल सुनकर केंडल को छोड़कर बाकी सब जियान चेन को ध्यान से देखने लगे।
जियान चेन ने द्वितीय श्रेणी के जादुई राक्षस को मारने के लिए जो भी तरीका अपनाया हो, उन सभी की जिज्ञासा स्वाभाविक थी। उन्होंने बस इतना देखा था कि जियान चेन अचानक एक तरफ हट गया और अपनी पतली तलवार से अजीब तरीके से काले बाघ को मार डाला, लेकिन उनमें से कोई भी यह नहीं समझ पाया था कि उसने ये कैसे या किस तरीके से किया था। सबके बीच केवल एक ही व्यक्ति था जो जियान चेन को अलग नज़र से देख रहा था। वह था काबोर्ड्स, जो जियान चेन को इस तरह घूर रहा था मानो मन ही मन कह रहा हो, बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा मैंने सोचा था। जियान चेन ने अपने होठों पर एक गंभीर मुस्कान लाते हुए अपनी लाइट विंड स्वॉर्ड उठाई। मैंने अपने सेंट वेपन का इस्तेमाल करके उस जानवर को मारा। अगर आप लोगों ने इसे नहीं देखा तो इसका कारण यह है कि मेरी हरकतें इतनी तेज थीं कि आप उन्हें पकड़ नहीं पाए। जियान चेन की बातें सुनकर कैप्टन केंडल को अभी अभी दिखाई दी चांदी की चमक याद आ गई और वे डर से कांप उठे। दरअसल उन्हें यह मानना ही पड़ा कि जियान चेन की तलवार बहुत तेज थी और वे तलवार की धुंधली सी परछाई ही देख पाए थे। इस क्षण कैप्टन केंडल के मन में यह विचार आया कि अगर उन्हें इतनी तेज गति वाले प्रतिद्वंद्वी से लड़ना पड़े तो क्या वे उसके हमलों से बच पाएंगे। चांगनिंग फैंग ने नीचे पड़े काले बाघ के शव को देखा और उसे लात मारी। उसकी लात से काला बाघ का शरीर पलट गया। फिर वह झुककर उसका सिर पकड़ने लगा, जिससे उसकी गर्दन पर लगा घाव दिखाई दिया। जब सभी ने काले बाघ की गर्दन पर लगे घातक घाव को देखा तो कप्तान केंडल भी गहरी सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाए, क्योंकि घाव बहुत गहरा था। गर्दन को देखकर ही पता चल रहा था कि उसका 2/3 हिस्सा पूरी तरह से कट चुका था। केवल 1/3 त्वचा ही शरीर के बाकी हिस्से से जुड़ी हुई थी, जिससे ऐसा लग रहा था मानो काले बाघ का सिर किसी भी क्षण धड़ से अलग हो जाएगा। इससे भी अधिक अकल्पनीय बात यह थी कि काला बाघ इतनी तेजी से उसकी ओर कूदा कि ऐसा लग रहा था मानो वह हवा में तैर रहा हो। जियान चेन के लिए उसके गले पर सटीक प्रहार करना एक ऐसा कौशल था जिसकी बराबरी समूह में कोई और नहीं कर सकता था। डिये ने जियान चेन को देखते हुए अपने धड़कते दिल को शांत करने के लिए गहरी सांस ली। मुस्कुराते हुए उसने कहा, जियान चेन, पहले तो हम तुम्हें सिर्फ एक संत समझते थे, लेकिन लगता है तुम्हारी शक्ति हमारी कल्पना से कहीं अधिक है। तुमने वाकई हमें अंधेरे में रखा। हुपो चलकर जियान चेन के पास गया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, जियान चेन, तुम बहुत ही कंजूस हो। सच बताओ, तुम कितने ताकतवर हो? तुम हमारे कप्तान से भी ज्यादा ताकतवर तो नहीं हो सकते, है ना? हुपो की बातें सुनकर जियान चेन असहाय होकर हंस पड़ा। भाई हुपो, मैं उतना अद्भुत नहीं हूँ जितना आप कहते हैं। मेरी शक्ति आपकी शक्ति से बहुत दूर नहीं है। मैं एक मध्यम महान संत हूँ। ये ठीक नहीं है, एक मध्यम महान संत इतनी आसानी से दूसरे दर्जे के जादुई जानवर को कैसे मार सकता है? हुपो ने आश्चर्य से कहा, लेकिन जियान चेन से पूछने के बजाय वह बाकी सभी से बात करने के लिए मुड़ गया। पहले आइए इस बारे में आगे बात करने से पहले काले बाघ के शव का ध्यान रखें। हालांकि उन्होंने हुपो के आदेश का पालन किया, फिर भी सभी को संदेह था। हालांकि उन्होंने कुछ नहीं कहा और ब्लैक टाइगर को तैयार करना शुरू कर दिया। ये काला बाघ वाकई अद्भुत था। हालांकि इसमें द्वितीय श्रेणी के जादुई जीव जितनी ताकत थी, लेकिन ये तृतीय श्रेणी के जादुई जीव से भी तेज था। मॉन्स्टर कोर निकालने के बाद हमने इसके बाकी शरीर को एक स्पेस बैग में रख दिया ताकि हम इसे अच्छी कीमत पर बेच सकें। केंडल ने कहा, तियान युआन महाद्वीप में सामान्य गोमांस के अलावा खाए जाने वाले मांस के प्रकारों की बात करें तो अधिकांश मांस जादुई जीवों से प्राप्त होता था। जादुई जीवों का मांस न केवल कोमल होता था, बल्कि उसकी सुगंध भी लाजवाब होती थी। इसका एक और लाभ यह था कि इसे खाने से शरीर को मजबूती मिलती थी, इसलिए जादुई जीवों का मांस खूब बिकता था। उच्च स्तर के जादुई जीवों की बात करें तो उनकी आपूर्ति मांग के बराबर नहीं हो पाती थी। जियान चेन ने लाइट विंड स्वॉर्ड को वापस अपने शरीर में समाहित कर लिया और भाड़े के सैनिकों को ब्लैक टाइगर के शव को ले जाते हुए देखा। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि यह द्वितीय श्रेणी का जादुई जीव था, क्योंकि वह किसी भी समय तृतीय श्रेणी के जादुई जीव को आसानी से मार सकता था। जियान चेन के हाथों में जादुई जीवों के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। ज्वाला भाड़े के सैनिक अलग थे, उनके पास केवल एक संत गुरु था। उनकी संयुक्त शक्ति भी जियान चेन के बराबर नहीं थी। द्वितीय श्रेणी के चरम जादुई जीव को मारना उनके लिए कठिन था, और अगर जियान चेन ने ब्लैक टाइगर को रोका न होता तो वे उसे पकड़ नहीं पाते। इन जादुई जीवों को पानी में मछली की तरह कहा जा सकता है। मनुष्यों से अलग उनकी गतिविधियों पर घने जंगल का कोई प्रतिबंध नहीं था। जियान चेन के कान एक बार फिर कांप उठे और उसने अपना सिर एक तरफ घुमाया। जैसे ही उसकी नज़र कुछ झाड़ियों के ऊपर पड़ी जो जोर से हिलने लगी, स्टील के हेलमेट और पूरे शरीर को ढकने वाले कवच पहने 20 भाड़े के सैनिकों का एक समूह उसकी नज़र के सामने आ गया। जैसे ही पूरी तरह से हथियारों से लैस भाड़े के सैनिक उनकी नज़रों में आए, फ्लेम मर्सिनरीज में मौजूद सभी लोगों ने तुरंत अपना काम रोक दिया और तनावपूर्ण भाव से उन 20 भाड़े के सैनिकों को देखने लगे। 20 भाड़े के सैनिकों के सरदार ने ज्वाला भाड़े के सैनिकों को ठंडी निगाहों से देखा और फिर आधे खड़े ब्लैक टाइगर पर नजर डाली। हाथ हिलाते हुए उसने दहाड़ते हुए कहा, आगे बढ़ो, और बाकी भाड़े के सैनिकों को आदेश दिया कि वे ज्वाला भाड़े के सैनिकों के पास से बिना पीछे देखे गुजर जाएं और फिर नज़रों से ओझल हो जाएं। समूह की नज़रों में ज्वाला भाड़े के सैनिक एक नज़र डालने लायक भी नहीं थे। ये जो के भाड़े के सैनिक थे, मैंने सोचा भी नहीं था कि हम यहाँ उनसे मिलेंगे। लोहे के कवच वाले भाड़े के सैनिकों के जाने के बाद हुपो ने राहत की सांस ली। भाई हुपो, क्या जो भाड़े के सैनिक इतने प्रसिद्ध हैं? जियान चेन ने पूछा। हुपो ने सिर हिलाकर जवाब दिया, हालांकि जो भाड़े के सैनिकों को वेक सिटी में सबसे शक्तिशाली नहीं माना जाता, लेकिन वेक सिटी के निवासी कहेंगे कि वे निश्चित रूप से शीर्ष 10 में आते हैं। उनके समूह में लगभग 50 लोग हैं और उनका नेता सर्वोच्च संत गुरु स्तर का है। उनके सीधे नेतृत्व में 6 मध्य संत गुरु और लगभग 20 महान संत हैं। उनकी शक्ति इतनी विशाल है कि हमारे ज्वाला भाड़े के सैनिक उन्हें चुनौती नहीं दे सकते। इसके अलावा जो भाड़े के सैनिकों को वेक सिटी के सबसे शक्तिशाली कुलों में से एक जो कुल का समर्थन प्राप्त है। इस वजह से वेक सिटी में बहुत कम लोग हैं जो उन्हें चुनौती दे सकते हैं।
ओह, जियान चेन ने उस ओर देखा जहां जुहो के भाड़े के सैनिक गायब हो गए थे। उनकी छवि उसके दिमाग से अभी भी नहीं मिटी थी। जियान चेन, भविष्य में अगर तुम्हारा सामना मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज में ऐसे किसी व्यक्ति या समूह से हो तो सावधान रहना। मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज में सामान के लिए लोगों की हत्याएं आम बात हैं, यहाँ तक कि कुछ भाड़े के सैनिक भी हैं, लेकिन उनके कृत्य उन्हें डाकुओं के बराबर ला देते हैं। केंडल ने गंभीर चेहरे से जियान चेन को चेतावनी दी। केंडल की गंभीरता को देखकर जियान चेन ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं सावधान रहूंगा। उसके बाद ब्लैक टाइगर के शव को स्पेस बेल्ट के अंदर ठीक से सुरक्षित रख दिया गया था। अभी हम एक ऐसे क्षेत्र में हैं जहां द्वितीय श्रेणी के जादुई जीव घूमते हैं। इससे आगे जाने पर तृतीय श्रेणी के जादुई जीव मिलेंगे। इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए आइए यहीं आसपास घूमना शुरू करें। कुछ ही देर बाद केंडल और डियर ने अपने जख्मों का इलाज शुरू किया, जो सौभाग्य से ज्यादा गहरे नहीं थे और उनकी लड़ने की क्षमता पर ज्यादा असर नहीं डालेंगे। थोड़ी तैयारी के साथ दोनों अपने आसपास के माहौल पर नजर रखते हुए वापस सड़क पर जाने के लिए तैयार थे। थोड़ी दूरी तय करने के बाद जियान चेन को एक और जादुई जानवर के पदचिह्न दिखाई दिए, लेकिन इस बार यह बिल्कुल काले बाघ से पहले वाले जादुई जानवर जैसा ही था। ये जादुई जानवर जंगल की आड़ में छिपकर भाड़े के सैनिकों से 10 मीटर दूर चला गया और फिर चुपचाप पीछे हट गया। जियान चेन की भौहें तन गईं क्योंकि वह समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। रास्ते में उस द्वितीय श्रेणी के जादुई जानवर काले बाघ को मारने के अलावा उसने कम से कम 10 अलग अलग जादुई जानवरों की उपस्थिति का पता लगाया था, लेकिन उनमें से कोई भी काले बाघ जैसा नहीं था और न ही किसी ने उन पर हमला किया था। क्या ऐसा हो सकता है कि बहुत अधिक लोगों के कारण जादुई जीव हम पर हमला करने से डर रहे हों? जियान चेन ने खुद से पूछा। हालांकि यह विचार तुरंत खारिज हो गया क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं था। अध्याय 115, एक उदार लाभ। जियान चेन अपने सामने से गुजर रहे भाड़े के सैनिकों को घूर रहा था, तभी अचानक उसे एक विचार आया। बेशक ये डराने धमकाने का तरीका है, ये हमारी जानलेवा ऊर्जा के कारण ही होगा। ये समझते ही जियान चेन की आंखें चमक उठीं। इतने सारे जादुई जानवरों को इस समूह से बिना लड़े पीछे हटते हुए देखने के बाद आखिरकार यह इसलिए हुआ क्योंकि पूरा समूह अपने आसपास के वातावरण में भारी मात्रा में जानलेवा भावनाएं फैला रहा था। हालांकि जादुई जीवों में बुद्धि का अभाव था, लेकिन वे जन्मजात श्रेष्ठ आनुवंशिक गुणों से संपन्न थे, जिससे उनमें असाधारण सहज प्रवृत्ति विकसित हुई थी। जैसे ही उन्हें किसी ऐसे प्रतिद्वंद्वी का आभास होता जिसे वे हरा नहीं सकते, उनकी आदिम प्रवृत्ति उन्हें तुरंत डरकर भागने के लिए प्रेरित करती थी। ये सोचते हुए जियान चेन ने मुंह खोला, कृपया एक क्षण रुकिए, सभी अपनी हत्या की इच्छा को नियंत्रित कीजिए, अन्यथा हम बिना किसी अन्य जादुई जानवर को देखे इसी रास्ते पर आगे बढ़ते रहेंगे। केंडल ने लोमड़ी की तरह अपना सिर घुमाते हुए पूछा, जियान चेन, क्या यह उपयोगी है? यह उपयोगी है या नहीं, ये तो सभी के खुद इसका इस्तेमाल करने के बाद ही पता चलेगा। जियान चेन ने इस बारे में और कुछ बताने की जहमत नहीं उठाई। जियान चेन की बातें सुनकर काबोल्स कुछ देर तक मन ही मन सोचने लगा और उसकी आंखों की चमक और भी तेज हो गई। फिलहाल सबको जियान चेन पर भरोसा करना चाहिए। पिछली कुछ बार जब भी हम जादुई जीव वन में गए, हमें केवल कुछ ही प्रथम श्रेणी के जादुई जीव मिले। मुझे ये हमेशा से अजीब लगता था, लेकिन अब तक मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था, इसलिए हम जियान चेन की बात को पूरी तरह से नकार नहीं सकते। तो अगर काबोल्स भी कुछ ऐसा ही कहेंगे तो चलिए जियान चेन के सुझाव का पालन करते हैं, जो जुड़वा भाइयों में से बड़े ने कहा। काबोल्स में संत जितनी ही शक्ति थी, लेकिन वह बेहद बुद्धिमान था। उसके पहले के सुझाव फ्लेम मर्सिनरीज के लिए बहुत लाभदायक साबित हुए थे, इसलिए हर कोई उसकी बातों से आसानी से सहमत हो जाता था। कुछ समय बाद सभी ने धीरे धीरे अपनी हत्या करने की इच्छा को इस हद तक दबाना शुरू कर दिया कि अब उसमें से थोड़ी सी भी इच्छा बाहर नहीं निकल पा रही थी। जैसे ही सबने अपनी हिंसक इच्छा को काबू में किया, वे मुश्किल से 3 किलोमीटर ही चले थे कि एक प्रथम श्रेणी का जादुई जीव प्रकट हो गया। इससे ज्वाला भाड़े के सैनिकों का हर सदस्य खुश हो गया। हालांकि प्रथम श्रेणी के राक्षस कोर का मूल्य द्वितीय श्रेणी के राक्षस कोर से कम था, फिर भी प्रथम श्रेणी के जादुई जीव को मारना आसान था। जब तक प्रथम श्रेणी के जादुई जीव मौजूद थे, उनका भविष्य भरपूर लाभ से भरा हुआ था। हाँ, आखिरकार हमें प्रथम श्रेणी का जादुई दानव मिल ही गया। कप्तान केंडल, कृपया मुझे, काबोल्स और यून जुवान को इससे निपटने की अनुमति दें। खुशी से चिल्लाते हुए जियाओ दाओ के हाथ में एक छोटा खंजर प्रकट हो गया। जादुई दानव पर वार करते ही काबोल्स और यून जुवान तेजी से उसके पीछे चल दिए। शियाओ दाओ के हाथ में छोटी सी छुरी देखकर जियान चेन ने झुंझलाहट में अपना सिर हिलाया। उसे शियाओ दाओ कहना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, क्योंकि उसका पवित्र हथियार एक छोटी सी तलवार थी। उसने काबोल्स और यून जुवान की ओर देखा, दोनों दोधारी तलवार चला रहे थे। TL नोट, जियाओ दाओ का अर्थ है छोटी चाकू। शाओ दाओ और बाकी 2 लोगों ने प्रथम श्रेणी के जादुई दानव से भीषण लड़ाई शुरू कर दी, क्योंकि उनकी ताकत उस जादुई दानव से बहुत अलग नहीं थी। तीनों के बीच खतरनाक रूप से नजदीकी लड़ाई के कुछ समय बाद तीनों भाड़े के सैनिकों के सहयोग से अंततः उस जादुई दानव को मार डाला गया। जियान चेन जैसे किसी भी महान संत को लड़ाई में शामिल होने की कोई इच्छा नहीं थी, क्योंकि उन सभी को पूरा विश्वास था कि तीनों संत प्रथम श्रेणी के जादुई जानवर का सामना करने में सक्षम होंगे। आगे बढ़ते हुए समूह को कुछ ही देर चलने पर प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के कुछ जादुई जीव दिखाई देने लगे, लेकिन इस तरह के परिणाम ने सभी को यह साबित कर दिया कि जियान चेन का सिद्धांत सही था। शाम होते होते समूह ने आराम करने के लिए एक जगह ढूंढ ली और एक बड़ी अलाव जला ली। रात के खाने में एक जादुई जानवर का मांस खाते हुए उन्होंने आज कमाए गए मुनाफे को समेटना शुरू कर दिया। अलाव के सामने कैप्टन केंडल बैठे थे, जो मुस्कुराते हुए लपटों को टिमटिमाते और नाचते हुए देख रहे थे, जबकि उनके बगल में राक्षसों के कंकालों का ढेर पड़ा था। सब लोग, चलिए अब आज की फसल के बारे में बात करते हैं। केंडल ने हंसते हुए चारों ओर देखा। आज हमने कुल 20 मॉन्स्टर कोर अर्जित किए, 7 क्लास 2 मॉन्स्टर कोर और 13 क्लास 1 मॉन्स्टर कोर, जिससे हमारा मुनाफा पहले से कहीं अधिक हो गया है।
आखिरी कुछ शब्दों में केंडल लगभग चिल्ला उठा, जिससे साफ पता चल रहा था कि वह बेहद उत्साहित था। हाँ, इसके लिए हमें जियान चेन का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर उनकी सलाह न होती तो हमें एक भी प्रथम श्रेणी का जादुई जीव न मिलता। हुपो ने शराब का एक घूंट लेते हुए हंसते हुए कहा। चांग निंग फैंग भी हंस पड़ा। हुपो सही कह रहा है, आज के लाभ में भाई जियान चेन का योगदान अनदेखा नहीं किया जा सकता। 7 द्वितीय श्रेणी के जादुई जीवों में से जियान चेन ने 3 को अकेले ही मार डाला। भाई जियान चेन, आइए, एक घूंट पीजिए। चांग निंग फैंग ने अपना शराब का घड़ा उसकी ओर बढ़ाया। जियान चेन ने चांग निंग फैंग से लौकी ली और खुशी से एक घूंट पिया। ऐसी बातें मत कहो, जब हम योगदान की बात करते हैं तो इस समूह में सभी ने योगदान दिया है। लेकिन निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि इस बार जादुई राक्षस पर्वत श्रृंखला की यात्रा ने समूह को अभूतपूर्व लाभ दिया है। हाँ, बिल्कुल सही। भाई जियान चेन जैसे माहिर के होने से हमारे फ्लेम मर्सिनरीज को पहले से कहीं ज्यादा फायदा हुआ है। केंडल ने खुशी से कहा। यहाँ राक्षसों के इन कोर का ढेर देखकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने सपने के एक कदम और करीब आ गया हूँ। कैप्टन, आपका सपना क्या है? जियाओ दाओ ने उत्सुकता से पूछा। मेरा सपना है कि हमारी फ्लेम मर्सिनरीज तियान युआन महाद्वीप की नंबर 1 भाड़े की सेना बने। कैप्टन केंडल ने खुशी से दहाड़ते हुए कहा, यह मेरा सबसे बड़ा सपना है। ये सुनकर सब लोग उसके साथ हंसने लगे। तियान युआन महाद्वीप का नंबर 1 भाड़े का सैनिक समूह, केंडल, तुम्हारा सपना पूरा होना नामुमकिन है। हुपो ने मजाक में केंडल की पीठ थपथपाई। हाँ, हुपो ने जो कहा वो बिल्कुल सही है। केंडल, तुम्हारा सपना किसी काल्पनिक कहानी जैसा है। तुम्हारी बात मानकर मैं तियान युआन महाद्वीप का सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ बनना चाहता हूँ। डीले हंस पड़ा। हा, महाद्वीप के नंबर 1 विशेषज्ञ, आप बड़े सपने देखते हैं। ... जियान चेन आग के पास बैठा मुस्कुरा रहा था और सबको आपस में गपशप करते देख रहा था। बीच बीच में वह भी सबके साथ हंस रहा था और इस पल उसे अपने दिल में लंबे समय बाद पहली बार पूरी तरह से सुकून मिला था। हालांकि सब आपस में हंसी मजाक कर रहे थे, लेकिन उनके हर शब्द से उनके बीच की गहरी दोस्ती झलक रही थी और जियान चेन भी उससे प्रभावित हो रहा था। खाना खाने और शराब खत्म होने के बाद सभी ने अपने चारों ओर और शिविर स्थल पर कुछ पाउडर छिड़कना शुरू कर दिया ताकि उनकी ऊर्जा बाहर न निकल जाए और आसपास के जादुई जीवों द्वारा उसका पता न चल सके। फिर उन्होंने शिविर की आग बुझा दी और रात भर आराम करने के लिए अपने तंबुओं में घुस गए। जियान चेन अपने तंबू में बेफिक्र होकर लेटा हुआ दिन भर की कुछ बातों पर सोच रहा था। फिलहाल उसके हाथ में 2 चौथे दर्जे के मॉन्स्टर कोर थे, लेकिन उसके पास बस यही 2 बचे थे। अगर वह साधना करना भी चाहता तो भी चौथे दर्जे के मॉन्स्टर कोर का इस्तेमाल करने की उसकी कोई इच्छा नहीं थी। जब वह संत गुरु बन जाएगा तब वह साधना के लिए चौथे दर्जे के मॉन्स्टर कोर का इस्तेमाल करेगा। लगता है कल मुझे कप्तान केंडल को तीसरे दर्जे के जादुई जीवों का शिकार करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अगर मुझे हर दिन कम से कम 3 तीसरे दर्जे के राक्षस कोर नहीं मिले तो मैं साधना नहीं कर पाऊंगा। जियान चेन ने मन ही मन सोचा, मेरी ताकत के दम पर मैं किसी भी तीसरे दर्जे के जादुई जीव को आसानी से मार सकता हूं और कप्तान केंडल और समूह के सहयोग से कम 2 तीसरे दर्जे के जादुई जीवों से एक साथ लड़ा जा सकता है। जब तक हम एक ही समय में 4 तीसरे दर्जे के जादुई जीवों से न टकराएं तब तक कोई खतरा नहीं होगा। जी हाँ, फ्लेम मर्सिनरीज शायद मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज में 1 महीने तक रह पाएंगे। क्योंकि यह समूह काफ़ी अच्छा है, इसलिए मुझे इस दौरान उनके लिए कुछ मॉन्स्टर कोर जुटाने में मदद करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। 1 महीने बाद मैं समूह छोड़ दूंगा और अपना सारा ध्यान खुद को मजबूत करने पर लगाऊंगा। मैं इस महीने को आराम की तरह लूंगा। आखिर सिल्वर स्ट्राइप्ड गोल्डन स्नैक से मिले विश्वरोधी जीन अभी तक पूरी तरह से मेरे रक्त में समाहित नहीं हुए हैं। इसके लिए इंतजार करते हुए मुझे चोट न लगने पर ध्यान देना होगा, नहीं तो विश्वरोधी जीन वाला रक्त बह जाएगा। अगर मैं ऐसा होने से रोक पाता हूं तो मेरे रक्त में विश्वरोधी जीन का निरंतर प्रवाह बना रहेगा, जिससे मुझे 1000 गुना रोग प्रतिरोधक क्षमता मिल जाएगी। उस समय तक, जब तक विष की मात्रा सिल्वर स्ट्राइप्ड गोल्डन स्नैक के विष के स्तर तक न पहुंचे, तब तक मुझे कोई भी जहर नहीं दे पाएगा। जियान चेन अपने तंबू की जमीन पर लेट गया और उसके दिमाग में अनगिनत विचार चल रहे थे। कुछ देर बाद ही वह शांत हुआ और अपने आसपास की आवाज़ों पर ध्यान देने लगा। जब उसे लगा कि सब कुछ सुरक्षित है तो वह पालती मारकर बैठ गया और हवा में व्याप्त विश्व ऊर्जा को ग्रहण करके साधना करने लगा। इस तथ्य के बावजूद कि विश्वसार को अवशोषित करने से उसे सामान्य रूप से मिलने वाली शक्ति का केवल 1% ही मिलेगा, जियान चेन को सोने या अपनी शक्ति बढ़ाने के किसी भी अवसर को छोड़ने की कोई इच्छा नहीं थी। अध्याय 116, जादुई सींगों वाला सुअर। सुबह हो गई और आकाश उजाला हो गया। विश्वसार का अभ्यास कर रहे जियान चेन ने आखिरकार अपनी आंखें खोलीं। अपनी आंतरिक संत शक्ति को बढ़ने के बजाय स्थिर पाकर जियान चेन ने केवल आह भरी। हालांकि विश्वसार के लिए उनकी वर्तमान साधना दर पहले से कहीं अधिक तेज थी, फिर भी जब भी वे साधना करते थे, विश्वसार उनकी दांतियान में मौजूद 2 प्रकाशों द्वारा लगभग पूरी तरह से अवशोषित हो जाता था। इसलिए उनकी वास्तविक साधना दर को लगभग नगण्य माना जा सकता था। अपने तंबू से बाहर निकलकर जियान चेन ताजी सुबह के वातावरण में सिर उठाकर ऊपर पेड़ों की शाखाओं को देखने लगा। सुबह के इस समय हवा में कोहरा छाया हुआ था और बाहर काफी धुंधलापन था क्योंकि सूरज अभी पूर्व से निकल रहा था। दूसरे तंबुओं से आती हल्की खर्राटे की आवाज़ सुनकर जियान चेन ने निराशा में अपना सिर हिलाया। अपनी तीव्र श्रवण शक्ति से जियान चेन ये समझ गया था कि सभी भाड़े के सैनिक गहरी नींद में सो रहे थे और उनमें से कोई भी साधना नहीं कर रहा था। अरे कितने आलसी हैं ये, इन्हें क्या लगता है कि ये अपनी ताकत कैसे बढ़ा सकते हैं। साधना के मार्ग में प्रतिभा तो बहुत महत्वपूर्ण है ही, लेकिन मेहनत भी उतनी ही जरूरी है। अगर किसी व्यक्ति में प्रतिभा हो भी लेकिन वो साधना के लिए मेहनत न करे तो उसकी उपलब्धियां उस व्यक्ति से बेहतर नहीं होंगी जिसमें प्रतिभा तो नहीं है पर वह मेहनती है। जियान चेन ने मन ही मन सोचा।
जंगल में जाकर पेड़ की एक शाखा लाने के बाद जियान चेन ने आग को फिर से जलाया और जादुई जानवर के मांस के कुछ टुकड़ों को पकाने के लिए एक साधारण ग्रिल तैयार की। शायद बाहर की हलचल ने केंडल को जगा दिया था, लेकिन उसने अपना सिर तंबू से बाहर निकालकर जियान चेन को घूरते हुए देखा जो मांस भून रहा था। जियान चेन, तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गए? वह हंस पड़ा। पीछे मुड़कर जवाब दिए बिना ही जियान चेन ने कहा, आसमान उजाला हो रहा है, इसलिए अब इतनी जल्दी नहीं है। कैप्टन केंडल ने चमकते आसमान की ओर देखा और हंस पड़े। बिना कुछ कहे वे अपने तंबू से बाहर निकले और आग के पास जियान चेन के बगल में बैठ गए। जैसे ही कैप्टन केंडल अपने तंबू से बाहर निकले, शोर सुनकर समूह के अन्य सदस्य भी जाग गए। अपने अपने तंबू से बाहर निकलकर वे सब अपना सामान समेटकर अपने स्पेस बेल्ट में रखने लगे और अलाव के चारों ओर इकट्ठा हो गए। हुपो भी शराब से भरा एक लौकी लेकर अलाव के पास आया और उसमें से पीता रहा। सभी को जागते और अलाव के पास देखकर जियान चेन ने केंडल की ओर देखा और कहा, कैप्टन केंडल, हमारी अगली कार्ययोजना के लिए आपकी क्या योजना है? अब हमें इस इलाके में कुछ समय रुककर प्रथम और द्वितीय श्रेणी के जादुई जीवों का शिकार जारी रखना चाहिए। आइए कुछ दिनों तक जादुई जीव पर्वत श्रृंखला में ये काम जारी रखें ताकि जाने से पहले हम अच्छा खासा मुनाफा कमा सकें। केंडल ने स्पष्ट शब्दों में कहा। ये सुनकर जियान चेन कुछ पल के लिए चुप हो गया, फिर उसने मुंह खोलकर पूछा, कैप्टन केंडल, मेरे पास एक सुझाव है, क्या आप कृपया इसे सुनेंगे? केंडल की निगाहें जियान चेन पर टिकी रहीं और हंसते हुए उसने कहा, जियान चेन, तुम्हारे मन में जो भी सुझाव हो कह दो। जो भी कहना है उसके बारे में 2 बार सोचने की जरूरत नहीं है। हालांकि तुम हाल ही में हमारे फ्लेम मर्सनरीज में शामिल हुए हो, लेकिन यहाँ हर कोई तुम्हारा भाई है, इसलिए तुम जो भी कहोगे उसे अपमान नहीं माना जाएगा। मेरा सुझाव है कि हम थोड़ा और गहराई में जाएं और सीधे तीसरे दर्जे के जादुई जीवों को मार डालें। जियान चेन ने केंडल की ओर गंभीरता से देखा। क्या तीसरे दर्जे के जादुई जीवों को मारना? जियान चेन, तुम पागल हो गए हो। दूसरे दर्जे के चरम स्तर के जादुई जीव को मारना ही इतना मुश्किल था, तीसरे दर्जे के जादुई जीव की तो बात ही छोड़ो। शियाओ दाओ ने हैरानी से कहा। हालांकि शियाओ दाओ की नज़र में ज्वाला भाड़े के सैनिकों के पास अब मध्य स्तर का महान संत जियान चेन था, फिर भी इतनी शक्ति वाले तीसरे दर्जे के जादुई जीव को मारना अभी भी मुश्किल था। जियान चेन का प्रस्ताव सुनकर सबकी भौहें तन गईं। फ्लेम मर्सनरीज के पास एक प्राथमिक संत मास्टर और 6 महान संत थे, लेकिन जादुई जानवरों में समान शक्ति स्तर वाले मनुष्यों की तुलना में जन्मजात श्रेष्ठता थी। यदि किसी व्यक्ति के पास युद्ध कौशल या कोई विशेष गुण न हो तो समान शक्ति स्तर के जादुई जानवर को मारना लगभग असंभव था, और अगर वे ऐसा कर भी लें तो इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में जहां तीसरे दर्जे के जादुई जानवर घूमते थे, यदि फ्लेम मर्सनरीज का सामना किसी प्राथमिक तीसरे दर्जे के जादुई जानवर से हो जाए तो वे उसे कुछ कठिनाई से मार सकते हैं, लेकिन यदि उनका सामना किसी चरम तीसरे दर्जे के जादुई जानवर से हो जाए तो उनके पास बचने का कोई मौका ही नहीं होगा। द्वितीय श्रेणी के एक शक्तिशाली जादुई जीव को मारने के बाद कैप्टन केंडल और चांदनिंग फैंग घायल हो गए थे। अगर जियान चेन ने हस्तक्षेप न किया होता तो उनके लिए उस जादुई जीव को पकड़ना और मारना संभव नहीं होता। इसलिए जियान चेन द्वारा ज्वाला भाड़े के सैनिकों को तीसरे दर्जे के जादुई जानवर को मारने का सुझाव देना आत्महत्या का प्रयास था। काबोल्स ने जियान चेन को उत्सुकता भरी निगाहों से देखा। जियान चेन, अगर तुम तीसरे दर्जे के जादुई जानवर को मारने का सुझाव दे रहे हो तो मैं मान लेता हूं कि तुम तीसरे दर्जे के जादुई जानवर को मारने की क्षमता रखते हो। काबोल्स की बात सुनकर जियान चेन एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर सिर हिलाते हुए बोला, जब तक हमारा सामना तीसरे दर्जे के 3 जादुई जीवों से नहीं होता तब तक मैं निश्चिंत होकर कह सकता हूं कि हमें कोई जानलेवा खतरा नहीं होगा। सभी की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। संदेह और अविश्वास के भाव उनकी आंखों में छा गए जब उन्होंने जियान चेन को घूरकर देखा। जियान चेन, तो तुम्हारा मतलब यह है कि जब तक हमारा सामना एक साथ 3 तीसरे दर्जे के जादुई जीवों से नहीं होता तब तक हमें कोई खतरा नहीं होगा? केंडल ने गहरी सांस लेते हुए कहा। अगर जियान चेन की बात सच थी तो केंडल जियान चेन को अपने साथ लेकर तीसरे दर्जे के कुछ जादुई जीवों को मारने जाना चाहेगा। आखिर तीसरे दर्जे के जादुई जीवों का शरीर और उनका आंतरिक अंग दूसरे दर्जे के जादुई जीव से कहीं अधिक मूल्यवान होते हैं। जियान चेन, क्या तुम्हारे पास वाकई तीसरे दर्जे के जादुई जीव को मारने की ताकत है? डीले ने स्पष्टीकरण के लिए पूछा। हालांकि जियान चेन ने दूसरे दर्जे के चरम जादुई जीव को मार डाला था, लेकिन काला बाघ पहले से ही घायल था, इसलिए उसकी ताकत पूरी तरह से स्वस्थ तीसरे दर्जे के जादुई जीव से बहुत अलग थी। जी हाँ जियान चेन, ऐसी बात यूं ही नहीं कह देनी चाहिए और न ही कोशिश करनी चाहिए, वरना तुम अपनी जान गंवा सकते हो, चांगनिंग फैंग ने चिंता से कहा। जियान चेन ने सबकी ओर मुस्कुराते हुए देखा। इस सुझाव पर सबकी प्रतिक्रिया के बावजूद जियान चेन उनसे नाराज नहीं था। आखिरकार तीसरे दर्जे के जादुई जीव को मारना ज्वाला भाड़े के सैनिकों के लिए बहुत मुश्किल काम था। चाहे वे सावधान रहें या न रहें, उन्हें कुछ चोटें तो लगनी ही थीं। इस बार सबको मेरी बात मान लेनी चाहिए, अगर हम वाकई तीसरे दर्जे के जादुई दानव को नहीं हरा सकते तो कम से कम भागने की ताकत तो हमारे पास है, जियान चेन ने दृढ़ विश्वास के साथ कहा। यह सुनकर सबकी निगाहें कैप्टन केंडल पर टिक गईं। इतने महत्वपूर्ण फैसले के संबंध में कैप्टन केंडल का अंतिम निर्णय लेना ही सर्वोत्तम होगा। केंडल ने गहरी सांस ली और जियान चेन को घूरने लगा। जियान चेन को अपने ऊपर पूर्ण विश्वास करते देख केंडल ने अपने होंठ दबाए और अंततः एक निर्णय लिया। तो फिर इस बार हम उसकी बात मान लेते हैं। जियान चेन, अगर तुम्हें सच में खुद पर विश्वास है तो मैं तुम्हें कुछ समय के लिए समूह का नेतृत्व करने देता हूँ। हम जो भी करेंगे उसका मार्गदर्शन तुम ही करोगे, किसी को कोई आपत्ति तो नहीं? केंडल ने सभी से कहा। मुझे कोई समस्या नहीं है, यहाँ कोई समस्या नहीं है, मुझे यहाँ भी कोई समस्या नहीं है। ... केंडल के फैसले ने बाकी सभी को तुरंत मना लिया और किसी ने असहमति नहीं जताई। जियान चेन के चेहरे पर बड़ी मुस्कान थी और उसने कहा,
तो चून की सभी को मुझ पर भरोसा है, मैं निश्चित रूप से किसी को निराश नहीं करूंगा। चलिए मैं कुछ योजना बना लेता हूँ। जियान चेन की आवाज़ एक पल के लिए रुकी और फिर बोली, मैं आगे चलता हूँ, बाकी सब अपनी अपनी जगह ले लें। अगर हमें कोई तीसरे दर्जे का जादुई जीव मिलता है तो मुझे पहले आगे बढ़ने दें, जबकि बाकी सब उसे घेर ले ताकि कोई और हमला न कर सके। अगर कोई और जादुई जीव आता है तो आप लोग उन पर हमला करें, लेकिन अपनी जान का भी ख्याल रखें। अगर आप दूसरे जादुई जीवों को मुझ पर हमला करने से रोक पाते हैं तो इतना ही काफ़ी होगा। जब उन्होंने जियान चेन की योजना सुनी तो सभी ने संदेह भरी निगाहों से एक दूसरे को देखा। वे इस योजना को लेकर बेहद उत्सुक थे, एक मध्यम महान संत का अकेले ही तीसरे दर्जे के जादुई राक्षस से लड़ना। इस तरह की योजना सुनकर उन्हें कुछ अप्रिय लगा, क्योंकि वे सभी तीसरे दर्जे के जादुई राक्षस को गंभीरता से लेते थे। नाश्ता करने के बाद सभी ने अपना सामान समेटा और जादुई जीव पर्वत श्रृंखला के भीतरी हिस्सों की ओर चल पड़े। इस बार समूह का गठन थोड़ा अलग था। जियान चेन अपने मूल स्थान पर बने समूह से 10 मीटर आगे अकेले चल रहा था। यात्रा के दौरान समूह के किसी भी सदस्य ने किसी भी प्रकार का आक्रामक इरादा नहीं दिखाया, जिससे कुछ प्रथम श्रेणी के जादुई जीव उनकी ओर आकर्षित हो गए। हालांकि वे अपनी यात्रा जल्दी पूरी करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने शियाओ दाओ या अन्य संतों को जादुई जीवों से लड़ने नहीं दिया। इसके बजाय प्रथम श्रेणी के जादुई जीवों को मारने का काम महान संतों को सौंप दिया गया। जैसे जैसे समूह जंगल में आगे बढ़ता गया, इलाका और भी दुर्गम होता गया। चारों ओर दलदल ही दलदल दिखाई देने लगे। तरह तरह के विषैले पौधे और कीड़े मकोड़े भी उनकी नज़र में आने लगे, और कभी कभी अचानक कहीं से कोई नरभक्षी जादुई राक्षस प्रकट हो जाता। रास्ते में सभी अपने आसपास के वातावरण के प्रति बहुत सतर्क थे। पैरों के नीचे की आवाज़ों को सुनते हुए वे सावधानीपूर्वक चारों ओर देख रहे थे। इसी दौरान कुछ द्वितीय श्रेणी के जादुई जीवों ने उन पर हमला किया, लेकिन वे आगे बढ़ते रहे। प्रथम श्रेणी के जादुई जीवों की संख्या धीरे धीरे कम होने लगी और उन्हें बीच बीच में द्वितीय श्रेणी के जादुई जीव दिखाई देने लगे। उसी क्षण नेतृत्व कर रहे जियान चेन के कान फड़फड़ाए और फिर वह अचानक रुक गया और अपने पीछे मौजूद ज्वाला भाड़े के सैनिकों को भी रुकने का संकेत देने के लिए उसने हाथ उठाया। जियान चेन की हरकत देखकर भाड़े के सैनिकों का पूरा समूह रुक गया और घबराकर अपने आसपास ध्यान से देखने लगा। जियान चेन ने बार बार कहा था कि जब तक 3 तीसरे दर्जे के जादुई जीव एक साथ उन पर हमला नहीं करते तब तक उन्हें कोई खतरा नहीं है। फिर भी सभी बेहद घबराए हुए थे। आखिर इस बार उनका सामना सामान्य दूसरे दर्जे के जादुई जीवों से नहीं बल्कि तीसरे दर्जे के जादुई जीव से था। हालांकि दोनों की ताकत में सिर्फ एक दर्जे का अंतर था, लेकिन दूसरे और तीसरे दर्जे के जादुई जीवों की ताकत में बहुत बड़ा फर्क था। उसी क्षण उनके सामने से एक जंगली जानवर की दहाड़ सुनाई दी। उनके चारों ओर की घास तेजी से हिलने लगी और उनकी नज़रों के सामने एक विशालकाय 2 मीटर ऊंचा जादुई जानवर प्रकट हुआ। ये जादुई जानवर जंगली सुअर जैसा दिखता था। इसकी नाक लंबी थी और जंगली सुअर से इसका एकमात्र अंतर यह था कि इसके मुंह के कोनों से 1 इंच लंबे बर्फ जैसे सफ़ेद दांत निकले हुए थे। इसके माथे से एक सींग भी निकला हुआ था। कैप्टन केंडल ने अपने सामने मौजूद जादुई जीव का जायजा लिया। उनका चेहरा गंभीर हो गया और उन्होंने कहा, जादुई सींग वाला सुअर। जियान चेन, सावधान रहो, ये तीसरे दर्जे का जादुई सींग वाला सुअर है। जियान चेन ने जादुई सींग वाले सुअर को देखते हुए सिर हिलाया। उसके दाहिने हाथ में उसकी हल्की हवा की तलवार की चांदी जैसी चमक धीरे धीरे प्रकट होने लगी और पूरी तलवार धुंधली रोशनी से घिर गई। हम अपनी तय योजना के अनुसार ही काम करेंगे। मुझे इस जादुई जानवर से निपटने दीजिए, आप लोग अपनी सुरक्षा का ध्यान रखिए। ये कहते ही जियान चेन ने अपनी तलवार उठाई और तेजी से जादुई सींग वाले सुअर पर हमला कर दिया। अध्याय 117, ऐसी युद्ध शक्ति जो दूसरों को भय से कांपने पर मजबूर कर दे। ज्वाला भाड़े के सैनिकों की आंखें चौड़ी हो गईं जब उन्होंने देखा कि जियान चेन अकेले ही जादुई सींग वाले सुअर पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा है। उनकी निगाहें जियान चेन के उस कद पर टिकी थी जो न तो लंबा था और न ही मजबूत। हर कोई ये देखना चाहता था कि जियान चेन तीसरे दर्जे के जादुई सींग वाले सुअर को कैसे मारेगा। कैप्टन केंडल के चेहरे पर गंभीर भाव थे और उन्होंने अपने दाहिने हाथ से एक शक्तिशाली संतबल प्रवाहित किया। धीरे धीरे उनके हाथों में एक चौड़ी कुल्हाड़ी प्रकट हुई जिसे उन्होंने कसकर पकड़ रखा था और उनकी क्रूर आंखें जियान चेन के कमजोर शरीर को घूर रही थीं। जैसे ही जियान चेन तीसरे दर्जे के जादुई राक्षस के हमलों का सामना करने में असमर्थ हुआ, वह बिना किसी झिझक के जियान चेन को बचाने के लिए अग्रिम पंक्ति में दौड़ पड़े। इस समूह में वह संभवतः एकमात्र व्यक्ति थे जो जादुई सींग वाले सुअर का मुकाबला कर सकते थे। हालांकि यह मुश्किल से ही संभव था। जियान चेन एक राक्षस की तरह लग रहा था। जैसे ही उसने अपने सामने जादुई सींग वाले सुअर की ओर तेजी से हमला किया, उसने तेज हवाएं उत्पन्न कर दी। उसके हाथ में मौजूद हल्की हवा की तलवार चांदी की तरह चमक उठी, मानो बिजली की एक पतली और शानदार चमक में बदल गई हो जो जादुई सींग वाले सुअर के गले की ओर बढ़ रही हो। चांदी जैसी रोशनी को देखते ही जादुई सींग वाले सुअर की आंखों के कोनों में एक तीव्र चमक उठी जो एकाग्रता का हल्का सा भाव दर्शाती थी। उसने धीमी दहाड़ मारी और उसका भारी शरीर तेजी से पीछे हट गया। साथ ही उसने अपने पूरे ऊपरी शरीर को एक तरफ मोड़ने की कोशिश की ताकि जियान चेन की तलवार उसके गले पर न लगे। जादुई सींग वाले सुअर ने बचने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसका विशाल शरीर वास्तव में बहुत भारी था। इसके अलावा गति ही जादुई सींग वाले सुअर की कमजोरी थी। बिजली की गति से चलने वाली जियान चेन की तलवार से बचना उसके लिए नामुमकिन था। लाइट विंड स्वॉर्ड जादुई सींग वाले सुअर के गले में गहराई तक घुस गई, जिससे उसकी जीवन शक्ति पल भर में ही समाप्त हो गई। इसके तुरंत बाद जादुई सींग वाले सुअर का पूरा शरीर अचानक अकड़ गया। उसकी बड़ी बड़ी आंखें धीरे धीरे बेजान हो गईं और इससे पहले कि वह दर्द भरी चीख भी निकाल पाता, उसका पूरा शरीर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। जियान चेन ने जादुई सींग वाले सुअर के गले से खून से लथपथ तलवार निकाली। जैसे ही उसने उसे हल्के से हिलाया, हल्की हवा की तलवार पर लगा सारा खून धीरे धीरे नीचे की ओर बहने लगा।
ये धीरे धीरे तलवार की नोक पर इकट्ठा हुआ और अंत में बूंद बूंद करके जमीन पर टपकने लगा। लाइट विंड स्वॉर्ड को वापस अपने शरीर में समाहित करते हुए जियान चेन के चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान आ गई। मध्य महान संत बनने के बाद उसकी युद्ध शक्ति प्राथमिक महान संत के समय से कहीं अधिक बढ़ गई थी। चाहे उसकी लाइट विंड स्वॉर्ड की गति हो या उसके आसपास की तलवार ऊर्जा की शक्ति, दोनों पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गई थी। अब किसी तीसरे दर्जे के जादुई राक्षस को मारना उसके लिए एक आसान काम था। जमीन पर पड़े तीसरे दर्जे के जादुई सींग वाले सुआ को देखते हुए जियान चेन ने उदासीनता से कहा, कैप्टन केंडल, मैं इस तीसरे दर्जे के जादुई जानवर के शव को आपके हवाले करता हूँ। जियान चेन के शब्दों के जवाब में उसके पीछे से कोई आवाज़ नहीं आई। कुछ गड़बड़ महसूस करते हुए जियान चेन पीछे मुड़ा और देखा कि सभी ज्वाला भाड़े के सैनिक जमीन पर पड़े जादुई सींग वाले सुआ को हैरानी और अविश्वास से देख रहे थे। सभी के भावहीन चेहरे को देखकर जियान चेन ने कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। ज्वाला भाड़े के सैनिकों के लिए तीसरे दर्जे का जादुई जीव उनकी शक्ति से कहीं अधिक शक्तिशाली था। वे उसे एक ही वार में नहीं मार सकते थे और अगर उन्हें एक ही वार लग जाता तो उनका अंत हो जाता। तीसरे दर्जे के जादुई जीव से भी कम शक्ति वाले भाड़े के सैनिकों के लिए शक्ति का यह प्रदर्शन उन्हें अंदर तक झकझोर देने वाला था। लोग काफी देर तक सदमे में डूबे रहे। कैप्टन केंडल सबसे पहले होश में आए। उन्होंने गहरी सांस लेकर धीरे धीरे अपने सदमे को काबू किया और जियान चेन को जटिल भाव से देखते हुए कहा, जियान चेन, तुम्हारी ताकत असाधारण है। यहाँ तक कि तीसरे दर्जे का जादुई जीव भी तुम्हारे सामने टिक नहीं पाया, तुमने उसे बड़ी आसानी से मार डाला। ये तीसरे दर्जे का जादुई जीव था, तुम्हें पता ही है। कुछ देर बाद सभी लोग धीरे धीरे होश में आ गए और उन्होंने सदमे और अविश्वास के भाव से जियान चेन को देखा। चांग निंग फैंग ने एक लंबी सांस छोड़ी और कहा, तुम्हारी ताकत अविश्वसनीय है। ये तीसरे दर्जे का जादुई जीव था, लेकिन जिस कुशलता से तुमने इसका सामना किया उसे देखकर मुझे यह मानने में मुश्किल हो रही है कि यह पहले दर्जे का जादुई जीव था। ये सुनकर सभी ने एक साथ सिर हिलाया और धीरे ने कहा, जियान चेन, क्या तुम्हारी शक्ति वाकई मध्यम स्तर की है? जिस आसानी से तुमने इस तीसरे दर्जे के जादुई राक्षस को मार डाला, उसे देखकर मुझे यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि तुम अभी तक संत स्वामी स्तर पर नहीं हो। धीरे ने ईर्ष्या से भरी जटिल दृष्टि से जियान चेन को देखा। आखिर जियान चेन उससे काफी छोटा था, तो भला उसकी शक्ति से ईर्ष्या क्यों न करे। काबोल्ड्स ने कुछ देर हिचकिचाने के बाद मुंह खोलकर कहा, जियान चेन, क्या ऐसा हो सकता है कि तुमने अभी जिस कौशल का प्रयोग किया वह उच्च कोटि का युद्ध कौशल था? मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला कि तुम्हारी तलवार ने जादुई सींग वाले सुआ का गला कब भेदा। हाँ, मैंने इसे ठीक से नहीं देखा। वास्तव में मुझे परछाई का एक निशान भी नहीं दिखाई दिया। हुपो ने बेहद उदास स्वर में कहा। यह सुनकर जियान चेन मुस्कुराया और बोला, इसे वास्तव में युद्ध कौशल नहीं कहा जा सकता। मेरी तलवारबाजी बस थोड़ी तेज है। यह इतनी तेज गति से चल रहा था कि हम इसे ठीक से देख भी नहीं पाए। वह गति वाकई बहुत डरावनी थी। डियर ने धीमी आवाज में कहा। केंडल जादुई सींग वाले सुआ के शव के पास गई और बोली, ठीक है, अभी इस बारे में बात नहीं करते। सब लोग आओ और शव का अंतिम संस्कार करने में मेरी मदद करो। कुछ ही देर बाद सभी लोग जादुई सींग वाले सुआ के शव के पास पहुंचे और शियाओ दाओ ने अपना पवित्र हथियार, एक छोटा खंजर, निकाला। उसने जादुई सींग वाले सुआ के पेट पर तेजी से वार करते हुए मॉन्स्टर कोर निकालने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने सुआ के पेट में वार किया, तलवार केवल उंगली के आकार का एक छोटा सा छेद ही कर पाए। हालांकि जादुई सींग वाले सुआ की रक्षा क्षमता उतनी उत्कृष्ट नहीं थी, फिर भी वह तीसरे दर्जे का जादुई जीव था। उसकी चमड़े जैसी त्वचा काफी प्रसिद्ध थी, इसलिए शियाओ दाओ की संत स्तर की शक्ति के साथ यदि वह जादुई सींग वाले सुआ के पेट को चीरना चाहता तो उसे त्वचा में बड़ा घाव करने के लिए बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता। ये देखकर कि शियाओ दाओ जादुई सींग वाले सुआ के पेट में केवल उंगली के आकार का छोटा सा छेद ही कर पाया, धीरे ने अपना सिर हिलाया और शियाओ दाओ के पास जाकर खड़ा हो गया। शियाओ दाओ, मुझे भी कोशिश करने दो। उसकी दाहिनी भुजा के चारों ओर संत शक्ति का एक बड़ा हिस्सा केंद्रित हो गया और उसकी हथेली में दोधारी तलवार प्रकट हो गई। इस तीसरे दर्जे के जादुई जीव की चमड़ी काफी सख्त है, आज मैंने बहुत कुछ सीखा। जियाओ दाओ ने बड़बड़ाते हुए डीरे के लिए आज्ञाकारी रूप से एक तरफ हट गया। कुछ ही देर बाद डीरे ने अपनी दोधारी तलवार से सुआ का पेट चीर दिया और उसके अंदर से खून से लथपथ तीसरे दर्जे का मॉन्स्टर कोर निकाल लिया। खून साफ करने के बाद वह कुछ हिचकिचाहट के साथ जियान चेन और केंडल के पास गया और फिर उसे जियान चेन को सौंप दिया। भाई जियान चेन, इस तीसरे दर्जे के जादुई सींग वाले सुआ को आपने मारा है, इसलिए यह मॉन्स्टर कोर आपको ही मिलना चाहिए। डियर के वाक्य पूरा होने का इंतजार किए बिना जियान चेन ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, अंकल डियर, समूह के नियमों के अनुसार इस मॉन्स्टर कोर को कैप्टन केंडल को निर्णय लेने के लिए दिया जाना चाहिए और अंत में सभी अपनी सहमति देंगे। यह शायद करने के लिए सबसे अच्छी बात नहीं है। डियर हिचकिचाते हुए दिखे। इसमें कोई बुराई नहीं है अंकल डियर, आप उस राक्षस के मूल भाग को कैप्टन केंडल के पास निर्णय के लिए ले आइए। जियान चेन ने दृढ़ता से कहा। डियर को बहस करने का कोई मौका नहीं मिला। ठीक है फिर। डियर के पास मॉन्स्टर कोर को कैप्टन केंडल को सौंपने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। केंडल ने जियान चेन को ध्यान से देखा लेकिन पीछे नहीं हटा। इसके बजाय उसने अपना हाथ बढ़ाकर तीसरे दर्जे का मॉन्स्टर कोर स्वीकार किया और कहा, तो फिर मैं फिलहाल इस मॉन्स्टर कोर की देखभाल करता हूँ। मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज से निकलने के बाद मैं योगदान के आधार पर सारा मुनाफा बांट दूंगा। इसके बाद लोगों के समूह ने एक व्यक्ति की स्पेस बेल्ट को जादुई सींग वाले सुआ के शव को रखने के लिए आवंटित किया और फिर उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी। तीसरे दर्जे के जादुई जानवर के शरीर को अच्छी खासी रकम में बेचा जा सकता था, इसलिए ज्वाला भाड़े के सैनिक जाहिर तौर पर इस अवसर को हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। ... समय तेजी से बीत गया। पता ही नहीं चला कि समूह जादुई जीव पर्वत श्रृंखला में 10 दिन बिता चुका था। ये 10 दिन ज्वाला भाड़े के सैनिकों के लिए सबसे सुखद और आनंददायक थे।
ऐसा इसलिए था क्योंकि इस दौरान पहले दिन को छोड़कर बाकी के दिन जियान चेन ने पर्वत श्रृंखला में तीसरे दर्जे के जादुई जीवों का शिकार करने में बिताए। जियान चेन की वास्तविक युद्ध क्षमता एक संत गुरु से कहीं अधिक थी, इसलिए उसे तीसरे दर्जे के जादुई जीवों को मारने में कोई कठिनाई नहीं हुई। इसके अलावा जब से उसकी शक्ति मध्य महान संत स्तर तक पहुंची थी, जियान चेन को कभी भी तीसरे दर्जे के जादुई जीव से आमने सामने की लड़ाई में चोट नहीं आई थी। इस दौरान फ्लेम मर्सिनरीज ने जियान चेन की असाधारण शक्ति पर आश्चर्य करना काफी हद तक बंद कर दिया था। जैसे जैसे जियान चेन अपनी शक्ति का और अधिक प्रदर्शन करता गया, फ्लेम मर्सिनरी समूह में उसका स्थान बढ़ता गया। इस समय कप्तान केंडल सहित लगभग सभी लोग या तो उसका अत्यधिक सम्मान करते थे या उसके प्रति अतुलनीय विनम्रता रखते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि 10 दिनों में जियान चेन ने फ्लेम मर्सिनरीज के लिए भारी लाभ अर्जित किया था। पिछले कुछ दिनों में जियान चेन ने अकेले ही 100 से अधिक श्रेणी 3 के जादुई जीवों और 300 श्रेणी 2 के जादुई जीवों को मार डाला था, जबकि फ्लेम मर्सिनरीज ने अकेले इतने जीव नहीं मारे थे। वे बस जियान चेन के पीछे खड़े रहे जब उसने जादुई जीवों को मारा और उनके शवों से राक्षस कोर निकाले। इसके बावजूद समूह में किसी ने भी इस अन्याय की शिकायत नहीं की, बल्कि उन्होंने इसे काफी आनंददायक माना। उनके लिए ये पैसा कमाने जितना आसान था। शाम होते होते पूर्णिमा का चांद आसमान में ऊपर तक पहुंच गया और अपनी सफेद रोशनी से नीचे की धरती को रोशन कर दिया। मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज के एक बड़े क्षेत्र में एक विशाल अलाव जल रहा था, जिसकी चिंगारियां आसमान में टिमटिमाती और नाचती हुई ऊपर उठ रही थीं। जादुई जानवरों की खाल पहने 10 लोग अलाव के चारों ओर बैठे थे। ये शांत आकृतियां ज्वाला भाड़े के सैनिक थे। पिछले कुछ दिनों में हमने 125 क्लास 3 मॉन्स्टर कोर, 364 क्लास 2 मॉन्स्टर कोर और 30 से भी कम क्लास 1 मॉन्स्टर कोर हासिल किए हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ क्लास 3 मैजिकल बीस्ट के शव भी हैं। केंडल ने समूह द्वारा प्राप्त वस्तुओं का निरीक्षण करते हुए घोषणा की। केंडल की खुशी भरी आवाज सुनकर सभी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। इस तरह की उपलब्धि से सभी बेहद संतुष्ट थे। हालांकि सभी जानते थे कि अगर जियान चेन की मदद न होती तो उन्हें एक भी तीसरे दर्जे का मॉन्स्टर कोर नहीं मिलता। आखिर तीसरे दर्जे के एक जादुई जीव को मारना ही उनके लिए बहुत मुश्किल था, और दूसरे दर्जे के आधे जादुई जीवों को भी अकेले मारना तो नामुमकिन था। अध्याय 118 कक्षा 5 का बच्चा। लगातार 10 दिनों तक शिकार करने के बाद मुझे यकीन है कि हर कोई थक गया होगा। साथ ही हमारे स्पेस बेल्ट में जो राशन बचा था वह भी लगभग खत्म हो चुका है, इसलिए कल सुबह वेक सिटी वापस चलते हैं और वहां आराम करते हैं। क्या किसी और को कोई आपत्ति है? केंडल ने पूछा। सभी ने जियान चेन की ओर देखा। तभी धीरे ने पूछा, जियान चेन, तुम यह फैसला क्यों नहीं लेते? जियान चेन ने पेड़ की एक शाखा से अलाव को कुरेदते हुए अनमने ढंग से कहा, कैप्टन केंडल का फैसला सबसे अच्छा है, मुझे इससे कोई असहमति नहीं है। कैप्टन केंडल एक पल के लिए हिचकिचाए, फिर सबकी ओर देखते हुए बोले, चूंकि भाई जियान चेन को कोई आपत्ति नहीं है तो कल सुबह हम जादुई जीव पर्वत श्रृंखला से निकलकर वेक सिटी में कुछ दिन आराम करेंगे। भाई जियान चेन ने लगातार तीसरे दर्जे के जादुई जीवों से लड़ाई की है, इसलिए मुझे यकीन है कि अब तक वे भी थक चुके होंगे। पहली बार कैप्टन केंडल की आवाज में थोड़ी हिचकिचाहट थी। तीसरे दर्जे के जादुई जीव ऐसी चीज थे जिन्हें ज्वाला भाड़े के सैनिक हमेशा से अपनी ताकत परखने के लिए उकसाना चाहते थे। पिछले कुछ दिनों में जियान चेन के नेतृत्व में उन्होंने कई तीसरे दर्जे के जादुई जीवों के शव इकट्ठा किए थे और खुद को मजबूत बनाया था। इस तरह की स्थिति ने ज्वाला भाड़े के सैनिकों को अतुलनीय खुशी दी थी। अगर हालात इजाजत देते तो सभी कुछ और दिन जादुई जीव पर्वत श्रृंखला के आसपास रहना पसंद करते। हालांकि वे मन ही मन जानते थे कि तीसरे दर्जे के जादुई राक्षसों के खिलाफ लगातार लड़ाइयों के बाद भी जियान चेन को भले ही कोई चोट न आई हो, लेकिन वह थका हुआ जरूर होगा। जियान चेन को आराम करने और अपने शरीर को फिर से तरोताजा करने की जरूरत थी। जब हम लौटेंगे तो सबसे पहले हमें जादुई जानवर के शवों को संभालना होगा। वे जितने लंबे समय तक अंतरिक्ष बेल्ट में रहेंगे उतनी ही जल्दी सड़ने लगेंगे, जिससे उनकी कीमत कम हो जाएगी। बोलते हुए जिया दाओ ने अपनी अंतरिक्ष बेल्ट को कुरेदा। शाओ दाओ की इस हरकत के बाद बाकी सबने भी अनजाने में अपने स्पेस बेल्ट को छू लिया। इस समय उनमें से हर एक के पास एक -2 और कुछ के पास तो 3-4 छोटे क्लास 3 जादुई जानवरों के शव रखे हुए थे। इसके अलावा उनके स्पेस बेल्ट में पहले से मौजूद सभी सामान कैप्टन केंडल को सौंप दिए गए थे। आखिर उनकी पारिवारिक संपत्ति की कोई खास कीमत तो थी ही नहीं। उसी क्षण अलाव से एक मनमोहक सुगंध हवा में फैल गई। ये जादुई जानवर के मांस के टुकड़ों के सुनहरे रंग में पकने की गंध थी, क्योंकि पिघलती हुई चर्बी धीरे धीरे पिघलने लगी थी। चर्बी लगातार फर्श पर टपकती रही, जिसकी आवाज सबको सुनाई दे रही थी। उस घनी सुगंध को सूंघते ही सबकी भूख जाग उठी। कुछ लोगों के पेट तो जोर जोर से गुड़गुड़ाने भी लगे। अचानक जियान चेन के कान फड़क उठे। वह झट से पीछे मुड़ा। जैसे ही उसने पीछे देखा, उसने पाया कि एक छोटा जानवर जैसा शरीर बिजली की गति से दूर से उसकी ओर आ रहा है। जियान चेन की दृष्टि एक पल के लिए धुंधली हो गई, लेकिन उस छोटे से शरीर को उसके पास आने के लिए इतना ही समय काफी था। सब लोग सावधान रहो, जियान चेन चिल्लाया। उसे यह समझने का समय नहीं मिला कि यह किस प्रकार का जादुई जीव है। उसने जमीन पर बैठे बैठे दोनों हाथों से जमीन पर जोर से प्रहार किया और उछल पड़ा। हवा में उड़ते ही जियान चेन की हल्की हवा की तलवार उसके दाहिने हाथ में आ गई। ज्वाला भाड़े के सैनिकों के बाकी सदस्य भी तुरंत हरकत में आ गए। जियान चेन की चीख सुनते ही सभी लोग अपनी अपनी जगह से उठ खड़े हुए और अपने आध्यात्मिक हथियार प्रकट करते हुए सावधानीपूर्वक अपने आसपास का जायजा लेने लगे। जियान चेन का शरीर हवा में लुढ़कता हुआ 3 मीटर दूर जमीन पर जा गिरा। उसकी निगाहें जलती हुई आग पर टिकी थीं और फिर ठीक उसके बगल में मौजूद छोटे से जानवर पर। वह छोटा सा जीव देखने में बेहद प्यारा लग रहा था। उसके शरीर पर सुनहरे रंग के बाल थे जो आग की रोशनी में चमक रहे थे, मानो प्रकाश की एक धुंध बिखेर रहे हों।
उसकी निगाहें आग पर पक रहे बारबेक्यू पर टिकी थीं, जिससे बेहद स्वादिष्ट खुशबू आ रही थी। वह लगातार अपनी छोटी सी जीभ से अपने होठों को गीला कर रहा था और उसके अगले पंजे जमीन पर तेजी से चल रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वह बहुत बेचैन हो। अपने सामने मौजूद उस छोटे से जीव को 0.33 मीटर से भी कम लंबा देखकर जियान चेन ने तुरंत राहत की सांस ली। उस छोटे से जीव के आकार से यह स्पष्ट था कि वह जादुई मांस की स्वादिष्ट सुगंध से आकर्षित हुआ था। जियान चेन, आखिर हुआ क्या? केंडल की आवाज़ सुनाई दी। जियान चेन की आवाज़ सुनते ही वह तुरंत सतर्क हो गया और अपने आसपास हो रही घटनाओं पर नजर रखने लगा, लेकिन जो कुछ भी हो रहा था उस पर उसका ध्यान नहीं गया। जियान चेन ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, कुछ खास नहीं। बस वो चीज़ अचानक खत्म हो गई। जियान चेन ने अपनी उंगली से उस छोटे से जानवर की ओर इशारा किया जो इस समय आग के सामने खड़ा था। ये सुनकर सभी ने जियान चेन की ओर इशारा किया। तभी उन्हें एहसास हुआ कि वहाँ एक छोटा जानवर मौजूद है। ये तो, कुछ लोगों ने हैरानी भरी नज़रों से एक दूसरे को देखा। केंडल कुछ कदम आगे बढ़ा और इलाके का जायजा लेते हुए वहाँ मौजूद छोटे से जानवर को देखा, फिर सोचने लगा, लगता है ये किसी जादुई जानवर का बच्चा है। जियान चेन, क्या तुम पता लगा सकते हो कि यह बच्चा कहाँ से आया है या ये किस प्रकार का जादुई जानवर है? जियान चेन धीरे धीरे उस छोटे जानवर के पास पहुंचा और झुककर उसका जायजा लेने लगा। जानवर अपने चारों ओर मौजूद अजनबियों से जरा भी नहीं डरा, उसने उनकी तरफ देखा तक नहीं। उसकी निगाहें पूरी तरह से पक रहे मांस पर टिकी हुई थीं। शायद इसलिए कि वह लोगों से नहीं डरता था, या शायद इसलिए कि वह अभी छोटा था, लेकिन वह बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं लग रहा था। उस नन्हे जानवर को ऐसी हालत में देखकर जियान चेन मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसने हाथ बढ़ाकर मांस की एक सीख पकड़ी और उसमें से सुनहरा पका हुआ मांस का एक टुकड़ा तोड़ लिया। फिर उसने उसे जानवर की नाक के सामने लहराया ताकि वह उसे थोड़ा और सूंघ सके। आओ आओ आओ। उस नन्हे जानवर की निगाहें अब जियान चेन द्वारा फाड़े गए मांस के टुकड़े पर टिकी हुई थीं और वह धीरता से अपने चारों ओर पटकने लगा। अंत में उसका पूरा शरीर खड़ा हो गया और वह लगातार आओ आओ चिल्लाता रहा। उसके मुंह के कोनों से लार टपक रही थी। उस नन्हे जानवर को मांस का टुकड़ा खाने की इतनी तीव्र इच्छा देखकर जियान चेन ने उसे लुभाना बंद कर दिया और सीधे मांस उसके मुंह में रख दिया। नन्हे जानवर ने तुरंत अपने दोनों अगले पंजे बढ़ाकर मांस के टुकड़े को कसकर पकड़ लिया। फिर उसने उसे सीधे अपने मुंह में डालकर चट कर लिया, चाहे वह कितना भी गर्म क्यों न हो। जियान चेन ने शावक को घुमाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। इस समय वह उसे ध्यान से देख रहा था और शावक को अभी तक यह एहसास नहीं हुआ था कि कुछ अन्य लोग भी उसे देख रहे हैं। वह जादुई जानवर के मांस के टुकड़ों को अपने मुंह में ठूंसता रहा। उस शावक को देखकर जियान चेन का चेहरा धीरे धीरे और भी खिल उठा और उस पर एक उत्साहित मुस्कान आ गई। जियान चेन, क्या तुमने पता लगाया है कि यह किस प्रकार का जादुई जानवर है या ये कहाँ से आया है? चांग निंग फैंग ने जियान चेन के चेहरे के भावों को देखते हुए पूछा। जियान चेन ने धीरे से शावक को नीचे रखते हुए उत्साह से कहा, अगर मेरी जानकारी गलत नहीं है तो ये 5वीं कक्षा के गोल्डन फर टाइगर किंग का शावक होना चाहिए। क्या 5वीं श्रेणी के स्वर्णिम फर बाघ राजा का बच्चा? जियान चेन, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम गलत नहीं हो? काबोल्ड्स ने हैरानी से अपना मुंह ढक लिया। उसकी आवाज़ में अचंभा साफ झलक रहा था। बाकी सभी के चेहरे पर भी हैरानी और अविश्वास के ऐसे ही भाव थे। 5वें दर्जे के स्वर्णिम फर वाले बाघ राजा का शावक, हालांकि यह बहुत शक्तिशाली नहीं था, फिर भी इस प्रकार के जादुई जीव में कई जन्मजात श्रेष्ठ गुण थे। वयस्क होने पर यह बिना किसी बाधा के एक पृथ्वी संत गुरु के बराबर शक्ति प्राप्त कर लेगा। ये भी कहा जा सकता है कि सामान्य जादुई जीवों के विपरीत इसके लिए विकास की अपार संभावनाएं हैं और इसका भविष्य उज्ज्वल है। वयस्क होने के बाद भी साधना का एक अंतहीन मार्ग है जिससे ये धीरे धीरे अपनी शक्ति बढ़ा सकता है, लेकिन क्या ये 5वें दर्जे का जादुई जीव बनने के लिए पर्याप्त साधना कर पाएगा, ये निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। जियान चेन ने बड़े चाव से खाना खा रहे उस छोटे से जीव को गौर से देखा और कहा, मुझे लगता है मैं गलत नहीं हूँ। जियान चेन ने कारगात अकादमी के पुस्तकालय में जादुई जीवों के बारे में काफ़ी किताबें पढ़ी थीं। इसलिए जियान चेन तियानयुन महाद्वीप में पाए जाने वाले अधिकांश जादुई जीवों के बारे में जानता था। गोल्डन फर टाइगर किंग की सबसे आकर्षक बात उसका शुद्ध सुनहरा फर था, साथ ही उस पर राजा का चिन्ह अंकित था। इसी कारण जियान चेन निश्चित रूप से बता सकता था कि यह किस प्रकार का जीव है। TL नोट 1 राजा का प्रतीक है। ज्वाला भाड़े के सैनिकों ने गहरी सांस ली। इस समय उन सभी के दिल बेकाबू होकर धड़क रहे थे। हालांकि 5वीं श्रेणी के जादुई जीव के शावक की शक्ति वास्तविक 5वीं श्रेणी के जीव से बहुत कम थी और उसे वयस्क होने में अभी काफ़ी समय लगेगा, फिर भी उसका मूल्य एक वयस्क 5वीं श्रेणी के जादुई जीव से कहीं अधिक था। इसका कारण ये था कि एक वयस्क श्रेणी 5 के जादुई जीव में पहले से ही बुनियादी बुद्धि होती थी और वह किसी मनुष्य का पालतू या सवारी बनने के बजाय मरना पसंद करता था। इसलिए एक वयस्क जादुई जीव को वश में करना अतुलनीय रूप से कठिन था। हालांकि एक युवा जादुई जीव अलग था। क्योंकि वह अभी परिपक्व नहीं हुआ था, इसलिए उसे वश में करना बेहद आसान था। इसके अलावा उसके साथ संबंध बनाना भी बहुत आसान था। यदि कोई श्रेणी 5 के जादुई जीव को उसके शावक अवस्था में ही वश में करना शुरू कर दे तो वयस्क होने पर उसमें न केवल किसी भी अन्य श्रेणी 5 के जादुई जीव जितनी शक्ति होगी, बल्कि वह बढ़ता भी रहेगा और श्रेणी 6 तक पहुंच सकता है। यहाँ तक कि उसके श्रेणी 7 का जादुई जीव बनने की भी संभावना थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस दौरान शावक और उसके प्रजनक के बीच का बंधन बहुत गहरा हो जाता था। इस तरह एक शक्तिशाली जादुई जानवर को पाने के लिए ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, जो अपने मालिक के प्रति अत्यंत वफादार हो और कभी धोखा न दे। इसीलिए 5वीं श्रेणी के जादुई जानवर का शावक बाजार में अनमोल होता था। अगर 5वीं श्रेणी का जादुई जानवर का शावक दिखाई देता तो कई शक्तिशाली समूह उसे पाने के लिए आपस में लड़ पड़ते। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हमें सचमुच 5वीं श्रेणी का कोई जादुई जीव का बच्चा मिल जाएगा। और तो और वह बच्चा खुद हमारे पास आया। हमारी किस्मत वाकई कमाल की है।
शियाओ दाओ ने उत्साह से कहा, हाँ, अगर हम इस 5वीं कक्षा के जादुई जीव के शावक को बेच दें तो पता नहीं कितने पैसे मिलेंगे। हुपो ने उतने ही उत्साह से कहा। वह सुनहरे फर वाले बाघ राजा के शावक को ऐसे देख रहा था मानो वह चमकते सोने का पहाड़ हो। काबोल्स का चेहरा एक पल के लिए और भी उत्साहित हो गया, फिर गंभीर हो गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम इसे ऊंची कीमत पर बेच पाते हैं या नहीं, अगर हम इसे निश्चित रूप से पकड़ लेते हैं तो भविष्य में हमें जादुई जीव पर्वत श्रृंखला में वापस आकर पैसे के लिए शिकार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी एकमात्र समस्या यह है कि इस शावक के माता पिता कहीं हैं। अगर हम किसी तरह उनसे मिल भी गए तो हम निश्चित रूप से जिंदा नहीं बचेंगे। आखिरकार 5वें दर्जे का जादुई जीव हमारी क्षमताओं से बहुत परे है। काबोल्स की नज़रें और भी केंद्रित हो गईं। उसने अपने आसपास का जायजा लिया और फिर कहा, सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि हम शावक को कैसे ले जाएंगे। अध्याय 119, शावक के लिए लड़ाई। काबोल्स की बातें सुनकर सबके चेहरों से मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। उसने जो कहा था वो झूठ नहीं था। अगर वे गोल्डन फर टाइगर किंग के शावक को पकड़ने की कोशिश करते तो उन्हें बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता। भले ही उन्हें इस शावक के माता पिता न मिले, फिर भी उसे वेक सिटी वापस लाना बेहद मुश्किल काम होता। आखिर शावक एक जीवित प्राणी था। वह स्पेस बेल्ट के अंदर बिना मरे नहीं जा सकता था, क्योंकि बेल्ट के अंदर का हिस्सा रहने लायक नहीं था। इसलिए उन्हें उसे बाहर से ही लाना पड़ता। लेकिन चूंकि रास्ते में कई लोग होते, इसलिए गोल्डन फर टाइगर किंग के शावक की खबर तेजी से फैल जाती। तब तक कई ताकतवर गुट आकर फ्लेम मर्सिनरीज को उकसाने की कोशिश करते। अपनी मौजूदा ताकत के साथ वे उनका सामना नहीं कर पाते। हाँ, अगर तुम्हारे पास गोल्डन फर टाइगर किंग के शावक को बाहर ले जाने की शक्ति नहीं है तो तुम उसे हमें क्यों नहीं सौंप देते। उसी क्षण निर्भीक आनंद से भरी एक जोरदार चीख सुनाई दी। एक व्यक्ति की काली आकृति दिखाई दी, साथ ही उसके साथ लोगों का एक पूरा समूह भी। उन्होंने झट से फ्लेम मर्सिनरीज को घेर लिया। कुल 20 लोग थे, जिनमें से प्रत्येक ने स्टील का हेलमेट और धातु का कवच पहन रखा था। कई भाड़े के सैनिकों के कवच टूटे हुए थे, जबकि कुछ से खून टपक रहा था। उन्हें देखकर ही लोग समझ गए कि वे अभी अभी किसी लड़ाई से लौटे हैं। अचानक इतनी बड़ी भीड़ को आते देख फ्लेम मर्सिनरीज के सभी सैनिकों के चेहरे अचानक बिगड़ गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी छाती पर बने छोटे छोटे प्रतीक देखे, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। यहाँ तक कि कैंडल भी पीला पड़ गया और उसने कांपते हुए कहा, तो ये हैं जो मर्सिनरीज। उसकी आवाज़ हर शब्द के साथ कांप रही थी। हाँ, हमें पहचानने के लिए तुम्हारी नज़र तो कमाल की है। बाघ के बच्चे को आराम से हमारे हवाले कर दो, नहीं तो अंजाम तुम्हें पता ही होगा। नेता ने अपने सामने खड़े हर व्यक्ति को तिरस्कार भरी ठंडी निगाहों से देखते हुए कहा। हालांकि जब उसने अभी भी खाना खा रहे बाघ के बच्चे को देखा तो उसकी आंखों में एक छिपी हुई खुशी झलक रही थी। फ्लेम मर्सिनरीज में किसी ने भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि उनके चेहरों का रंग तेजी से फीका पड़ता जा रहा था। जियान चेन ने प्रत्येक जो भाड़े के सैनिक पर सरसरी नजर डाली। अपनी शक्ति से वह प्रत्येक भाड़े के सैनिक की अनुमानित शक्ति का अंदाजा लगा सकता था। उसकी दृष्टि में 2 संत गुरुओं को छोड़कर बाकी सभी महान संत थे। हालांकि वे दोनों संत गुरु कप्तान कैंडल से भी ऊंचे स्तर के थे और संभवतः कम से कम मध्य संत गुरु स्तर के थे। जियान चेन ने धीरे से एक छोटी सी सांस छोड़ी और अपने चारों ओर देखा। उसकी शक्ति के साथ जब तक कोई महान संत गुरु न हो, कोई समस्या नहीं होगी। आओ। इस समय तक शावक को दिया गया सारा जादुई मांस खा चुका था और अब वह आग पर भुन रहे मांस के टुकड़ों को भूख से घूर रहा था। भूख से बेहाल होकर वह लगातार मांस के लिए चिल्लाने लगा। उसे अपने आसपास मंडरा रहे खतरे का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। जियान चेन धीरे से नीचे झुका और शावक को अपनी छाती से लगा लिया। उसी समय जो भाड़े के सैनिकों का प्रत्येक सदस्य जियान चेन को ठंडी निगाहों से घूर रहा था, मानो उनके मन में हत्या का भाव हो। बच्चे, शावक को अभी मुझे सौंप दो, नहीं तो तुम यहीं मर जाओगे, जो भाड़े के सैनिकों के सरदार ने जियान चेन पर चिल्लाते हुए कहा। यह सुनकर जियान चेन ने बिना किसी क्रोध के उनकी ओर घूर कर देखा। इसके बजाय वह मुस्कुराने लगा और बोला, भले ही हम शावक को आपको सौंप दें, आप हमें जाने नहीं देंगे, क्योंकि आपको डर है कि हम शावक की खबर फैला देंगे और आपके लिए अपरिहार्य मुसीबत खड़ी कर देंगे। और जो मुसीबत खड़ी होगी वह काफ़ी गंभीर होगी। नेता ने जियान चेन को घूरते हुए व्यंग्य किया। तुम काफ़ी बुद्धिमान हो, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जितना बुद्धिमान होता है उतनी ही जल्दी उसकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए कभी कभी मनुष्य बुद्धिमान नहीं बनना चाहता, मूर्ख होने से उसे थोड़ा और जीने का मौका मिल जाता है। जैसे ही उसने ये कहा, उसकी दाहिनी भुजा में संत शक्ति का एक बड़ा हिस्सा केंद्रित हो गया और उसने तेजी से एक लंबी तलवार का रूप ले लिया। सरदार ने जियान चेन की ओर तलवार की नोक तानते हुए ठंडे स्वर में कहा, बच्चे, मैं तुझे आखिरी मौका दे रहा हूँ। शावक को आज्ञाकारी बनाकर मेरे हवाले कर दे, वरना कसम से तुझे बुरी तरह से मार डालूंगा। तभी दूसरे जो भाड़े के सैनिकों ने अपने अपने पवित्र हथियार निकाल लिए और जियान चेन को घेरकर उसे डराने धमकाने लगे। उसी समय ज्वाला भाड़े के सैनिकों ने भी पीछे न रहने का निश्चय कर लिया और अपने स्वयं के पवित्र हथियार प्रकट करने शुरू कर दिए। वे अत्यंत गंभीर थे, क्योंकि वे मन ही मन समझ रहे थे कि यदि वे शावक को जो भाड़े के सैनिकों के हवाले भी कर दे तो भी वे मारे जाएंगे। यदि स्थिति इसके विपरीत होती तो वे भी यही करते और जो भाड़े के सैनिकों को जाने नहीं देते। इसलिए यदि उन्हें मरना ही था तो वे अपने साथ एक जो भाड़े के सैनिक को भी मार गिराना चाहते थे। भले ही वे ऐसा न कर पाएं, लेकिन जो भाड़े के सैनिक निश्चित रूप से कुछ नुकसान के बिना बच नहीं पाएंगे। फ्लेम मर्सिनरीज के सभी लोगों की प्रतिक्रिया देखकर जो मर्सिनरीज के नेता ने तिरस्कार से भरी मुस्कान के साथ जियान चेन की ओर मुड़कर कहा, बच्चे, अब मजाक मत करो। अगर तुम शावक को मुझे सौंप दोगे तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। इस समय शावक जियान चेन की बाहों में था। ये देखकर कि जियान चेन उसे छोड़ने को तैयार नहीं था, वह आदमी डर गया कि अगर उसने जल्दबाजी की तो जियान चेन शावक को मार डालेगा।
जियान चेन को स्पष्ट रूप से पता था कि वह आदमी क्यों हिचकिचा रहा है और वह हंसे बिना नहीं रह सका। उसके बाएं हाथ में रोता हुआ शावक था, जबकि दाएं हाथ से वह उसके सिर के ऊपर के घने बालों को थपथपा रहा था। तुम इस शावक को इतना चाहते थे तो इसे लेने क्यों नहीं आ रहे? क्या ऐसा है कि तुम में इसे चाहने की हिम्मत तो है लेकिन इसे ले जाने की हिम्मत नहीं? उस व्यक्ति का चेहरा भावहीन होकर जम गया और उसकी ठंडी निगाहें जियान चेन पर और भी तीव्र हो गईं। उसके मन में एक अजीब सी आशंका जाग उठी थी। जियान चेन की प्रतिक्रिया पूरी तरह से असामान्य थी, जिससे उसे थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। तुम उस शावक को मेरे पास लाओ, नेता ने पास खड़े एक भाड़े के सैनिक को पुकारा। हाँ, भाड़े के सैनिक ने जरा भी संकोच नहीं किया और सावधानी से जियान चेन की ओर बढ़ा, मानो ये देखना चाहता हो कि जियान चेन क्या प्रतिक्रिया देगा। जब भाड़े का सैनिक सावधानी से जियान चेन के पास पहुंचा तो जियान चेन ने अप्रत्याशित रूप से कोई हरकत नहीं दिखाई। इसके बजाय वह बस एक अटल मुस्कान के साथ वहीं खड़ा रहा। इसके बावजूद भाड़े के सैनिक ने अपनी सतर्कता कम करने का साहस नहीं किया। उसने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और जियान चेन की गोद में मौजूद शावक को सावधानीपूर्वक पकड़ लिया। उसी समय जो भाड़े के सैनिकों में से प्रत्येक ने अपने पवित्र हथियारों को कसकर पकड़ लिया। यहाँ तक कि नेता भी जियान चेन को देखते हुए पल पल और अधिक तनावग्रस्त होता जा रहा था। पलक झपकते ही भाड़े के सैनिक ने संघर्ष के बावजूद गदा पर कब्जा कर लिया। शुरू से अंत तक भाड़े का सैनिक जियान चेन के किसी भी अचानक हमले से बेहद सतर्क था। उसी क्षण जियान चेन की आंखें ठंडी पड़ गईं और उसके दाहिने हाथ में लाइट विंड स्वॉर्ड प्रकट हो गई। चांदी की किरण में परिवर्तित होकर वह भाड़े के सैनिक के गले की ओर तेजी से बढ़ी। चांदी की बिजली। भाड़े का सैनिक जियान चेन से पूरी सतर्कता से बचाव कर रहा था, लेकिन तलवार का वार इतना तेज था कि वह उसे चकमा नहीं दे सका। चांदी की बिजली की चमक गुजरते ही उस आदमी को गले में हल्का सा दर्द महसूस हुआ और ठीक उसकी आंखों के सामने अचानक एक चांदी की तलवार की छवि प्रकट हुई। अगले ही पल भाड़े का सैनिक दम घुटने से कराह उठा और दर्द से चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ा। जहां तक 5वीं कक्षा के शावक की बात है, वह हवा में उड़ता हुआ जमीन पर गिर पड़ा और जोर जोर से चिल्लाने लगा। जियान चेन की तलवार इतनी तेज थी कि अगर भाड़े के सैनिक को इस तलवार को रोकने की पूर्व चेतावनी भी मिल जाती तो भी वह असफल हो जाता। जियान चेन की तलवार इतनी तेज थी कि दूसरे आदमी के लिए उस वार से बचना लगभग नामुमकिन था, जिस पर निशाना लगाना जियान चेन के लिए लगभग स्वाभाविक था। जो भाड़े के सैनिकों का सरदार थोड़ा स्तब्ध रह गया जब उसने जियान चेन को अविश्वास भरे चेहरे से भाड़े के सैनिक का गला भेदते देखा। वह मन ही मन तलवार की गति देखकर चकित था। अपने चरम संत गुरु स्तर की शक्ति के बावजूद उसने केवल तलवार की धुंधली छवि देखी थी और उसे स्पष्ट रूप से देखने में पूरी तरह असमर्थ था। कुछ ही क्षणों में नेता ने अपने हृदय में व्याप्त आश्चर्य को दबाते हुए स्वयं को संभाला। सब लोग आगे बढ़ो, निर्दयतापूर्वक मार डालो, लेकिन शावक को कोई हानि मत पहुंचाओ। उसने कवचधारी हाथ से तलवार उठाते हुए आदेश दिया। कान फाड़ देने वाली सीटी की आवाज के साथ उसकी तलवार जियान चेन के सिर पर नीचे की ओर चली। जो भाड़े के सैनिकों में से एकमात्र अन्य संत मास्टर विशेषज्ञ ने अपनी तलवार निकाली और नेता की नकल करते हुए जियान चेन को मारने का प्रयास किया। उसके पहले ही वार से दोनों संत मास्टर समझ गए थे कि जियान चेन से लड़ना आसान नहीं होगा, इसलिए संत मास्टर स्तर के दोनों जो भाड़े के सैनिकों ने चुपचाप जियान चेन को पहले मारने का फैसला किया। दूसरी ओर ज्वाला भाड़े के सैनिकों ने जो भाड़े के सैनिकों के अन्य सदस्यों से लड़ना शुरू कर दिया, जिससे पूरा इलाका युद्ध की लपटों में घिर गया। हालांकि ज्वाला भाड़े के सैनिक इधर उधर नहीं बिखरे, बल्कि वे एक घेरे में इकट्ठा हो गए और शियाओ दाओ जैसे 3 संतों को अपने भीतर सुरक्षित रखा। इस तरह की लड़ाई में शियाओ दाओ जैसे संतों के पास लड़ने का कोई मौका नहीं था, और अगर वे कोशिश करते तो उनकी मृत्यु व्यर्थ ही होती। 5 महान संत और प्राथमिक संत मास्टर कैंडल ने बाहरी घेरा बनाया और जो भाड़े के सैनिकों में से किसी से भी जान की बाजी लगाकर लड़ने के लिए तैयार थे। हालांकि दोनों पक्षों की ताकत में अंतर के कारण लड़ाई ज्यादा देर तक नहीं चली। फ्लेम मर्सिनरीज पहले से ही कमजोर स्थिति में थे और जो मर्सिनरीज उन पर इतना दबाव बना रहे थे कि वे केवल बचाव करने की स्थिति में थे। हाथ में तलवार लिए जियान चेन का प्रभावशाली अंदाज एकदम बदल गया। उसका व्यवहार ऐसा था मानो अभी अभी म्यान से निकली हुई तेज तलवार हो, जिससे आसपास के लोगों को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उन्हें अपनी ताकत का प्रदर्शन दिखाया जा रहा हो। पल भर में तलवार अचानक ठंडी पड़ गई और मानो और भी तेज हो गई हो। समान स्तर के दुश्मनों को ऐसा लगा मानो तलवार उनका साहस छीन रही हो। अध्याय 120 बाघ राजा का चौंकाने वाला आगमन। जियान चेन को जो भाड़े के सैनिकों के सरदार की तलवार से संपर्क करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। सरदार की विशाल तलवार से बाल बाल बचते हुए जियान चेन की तलवार एक बार फिर चांदी की रोशनी में गायब हो गई और जियान चेन ने सरदार पर वार कर दिया। हालांकि जियान चेन की युद्ध क्षमता किसी संत गुरु से कम नहीं थी, लेकिन ये केवल उसकी युद्ध शक्ति के कारण था। उसके शरीर में मौजूद संत शक्ति किसी संत गुरु की तुलना में काफी कम थी। इसलिए यदि जियान चेन की प्रकाश पवन तलवार जो भाड़े के सैनिकों के नेता से टकराती तो जियान चेन ही नुकसान में होता और इन दोनों के बीच टकराव एक अनुचित विकल्प होता। जियान चेन की सबसे बड़ी खूबी उसकी तेज तलवारबाजी थी, जिसकी मदद से वह अपने स्तर के किसी भी योद्धा को प्रतिक्रिया करने से पहले ही हरा सकता था। यहाँ तक कि उससे एक पायदान ऊपर के योद्धा भी तलवार की धुंधली सी छवि ही देख पाते थे। अपने गहन चरणों की मदद से जियान चेन अपने से ऊंचे स्तर के किसी भी योद्धा से लड़ सकता था, बशर्ते वह पवन तत्व से युक्त संत न हो। अपनी तुलना में अधिक शक्तिशाली संत सेना के विरुद्ध जब तक कि यह बिल्कुल आवश्यक न हो, जियान चेन कोई जोखिम नहीं लेना चाहता था और अंततः अपनी कमजोरी का सामना नहीं करना चाहता था। जियान चेन को अविश्वसनीय गति से अपने गले पर हमला करते देख नेता का चेहरा अत्यंत गंभीर हो गया और उसकी संत शक्ति उसके शरीर में तेजी से प्रवाहित होने लगी। अपने शरीर की चरम फिटनेस का लाभ उठाते हुए उस व्यक्ति ने मुड़कर जियान चेन की घातक तलवार से बाल बाल बचने के लिए एक तरफ छलांग लगाए। हालांकि जियान चेन अपनी गति में तेज था, लेकिन शिखर संत मास्टर शक्ति नेता को मजबूरन किनारे हटना पड़ा।
हालांकि उसी समय उस व्यक्ति के कंधे के कवच को देखकर जियान चेन को वो सफेद निशान के संकेत दिखाई दिए जहां से प्रकाश पवन तलवार गुजरी थी। अपनी कलाई घुमाते ही लाइट विंड स्वॉर्ड अचानक इस तरह से हिल गई कि जियान चेन के कुशल हाथों के नीचे वह एक छोटे से सांप की तरह लग रही थी। तलवार हवा में लहराते हुए उस व्यक्ति का पीछा करने लगी जिसने कुछ ही देर पहले तलवार से खुद को बचाया था। नेता का चेहरा इतना गंभीर पहले कभी नहीं हुआ था। हालांकि वह महसूस कर सकता था कि जियान चेन की ताकत उसके मुकाबले कहीं कम थी, लेकिन जियान चेन की तलवार की गति उसकी पहुंच से कहीं अधिक थी। वह बड़ी मुश्किल से तलवार से बच पाया और तलवार लगातार उसके गले की ओर बढ़ रही थी। अगर उससे एक भी छोटी सी गलती हो जाती तो उसकी जान जाने की संभावना बहुत अधिक थी। बिना किसी झिझक के नेता ने अपनी विशाल तलवार को अपने गले पर आ रही तलवार को रोकने के लिए ऊपर उठाया। जैसे ही उसने तलवार को अपनी गर्दन तक उठाया, हल्की हवा की तलवार उससे छूकर निकल गई। हालांकि हल्की हवा की तलवार नेता के शरीर में भेद नहीं पाए, लेकिन तलवार की धार के चारों ओर लिपटी तलवार की ऊर्जा ने नेता को बेहद भयभीत कर दिया। मन ही मन सोचते हुए, कितनी तीव्र तलवार की ऊर्जा है। इस लड़के ने साधना के लिए किस विधि का प्रयोग किया है? क्या उसने युद्ध कौशल का प्रयोग किया है? युद्ध कौशल शब्द के बारे में सोचते ही अनजाने में उसका मनोबल बढ़ गया और वह जियान चेन को बख्शने के बारे में सोचने लगा। उसने सोचा कि वह जियान चेन से युद्ध कौशल छीन सकता है, क्योंकि तियान युआन महाद्वीप में युद्ध कौशल वास्तव में बहुत मूल्यवान थे और इनसे साधना में बहुत तेजी से सुधार होता था। हालांकि वह वेक सिटी में जो भाड़े के सैनिकों के सबसे उच्च रैंक वाले सदस्यों में से एक था, लेकिन उसके पास युद्ध कौशल नहीं था और न ही समूह के महान संत मास्टर्स के पास था। जब उसका मन इस विषय पर विचार कर रहा था, तभी एक भयंकर संकट उस पर मंडरा रहा था। अपनी आंखों के सामने चांदी जैसी सफेद रोशनी को तेजी से बड़ा होते देख उसे एहसास हुआ कि अगला तलवार का वार पिछले 2 वारों से 2-3 गुना तेज था। पलक झपकते ही चांदी की तलवार उसकी अपनी विशाल तलवार को चकमा देकर उसके गले तक पहुंच गई। चमकते प्रकाश में से तलवार की नुकीली नोक से एक छोटी सी रोशनी की किरण दिखाई दी। नेता बुरी तरह भयभीत था। जिस क्षण उसने प्रतिक्रिया दी, उसके और तलवार की शक्ति से घिरी हुई धार के बीच केवल 1 फुट का फासला था, लेकिन तलवार ने पलक झपकते ही ये दूरी तय कर ली थी। भले ही नेता के पास एक शिखर संत गुरु जितनी शक्ति थी, फिर भी उसके पास इससे बचने का समय नहीं था। जैसे ही लाइट विंड स्वॉर्ड नेता के गले को भेदने ही वाली थी, तभी बगल से एक और तलवार के आने की तेज आवाज सुनाई दी। अचानक लाइट विंड स्वॉर्ड से टकराकर उसने उसका रास्ता बदल दिया, जिससे वह नेता की गर्दन को बिना नुकसान पहुंचाए निकल गई। इस तलवार का अचानक प्रकट होना जो भाड़े के सैनिकों के दूसरे संत गुरु के कारण हुआ था। लाइट विंड स्वॉर्ड को रास्ते से हटाने के बाद भी वह आदमी नहीं रुका। उसने तुरंत जियान चेन पर जोरदार हमला किया, जबकि नेता चिल्लाया, कासा, ऐसे समय में ध्यान न देने के लिए, क्या तुम मरना चाहते हो, कमीने? हालांकि वह आदमी उस पर चिल्ला रहा था, नेता को जरा भी गुस्सा नहीं आया। इसके बजाय उसका चेहरा पीला पड़ गया और माथे से पसीना टपकने लगा। उसने अपने हाथ से अपनी गर्दन को छुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब उसने अपनी गर्दन पर, जहां उसका चमड़े का कवच था, छुआ तो वहां एक दरार दिखाई दी, जिससे पता चल रहा था कि तलवार कहां से गुजरी थी। अगर किसी दूसरे व्यक्ति ने हस्तक्षेप न किया होता तो उसके चमड़े के कवच पर लगा यह मामूली सा कट उसके लिए सबसे छोटी चिंता होती। इस समय जियान चेन ने दूसरे संत गुरु पर पलटवार कर दिया था। इस व्यक्ति के पास केवल मध्य संत गुरु स्तर की शक्ति थी और वह जो भाड़े के सैनिकों के नेता से मामूली अंतर से ही कमजोर था। जियान चेन ने दूसरे संत गुरु के साथ कुछ ही दौर की लड़ाई लड़ी थी और धीरे धीरे उसे पीछे धकेल रहा था। कासा, तुम यहाँ मूर्खता से क्यों खड़े हो? जल्दी आओ और मेरी मदद करो। इस लड़के की तलवार इतनी तेज है कि मैं अब और उसे रोक नहीं सकता। धिक्कार है, उसकी गति इतनी तेज कैसे है? अभी भी अचंभित नेता को देखकर जियान चेन से लड़ रहे भाड़े के सैनिक ने उसे जोर से कोसते हुए कहा। जियान चेन से लड़ना तूफानी बारिश और हवाओं से लड़ने जैसा था और जियान चेन के हर वार के साथ बचाव करना और भी मुश्किल होता जा रहा था। चमड़े की असाधारण मजबूती के बावजूद उसके चमड़े के कवच पर भी जियान चेन की तलवार के निशान पड़ने लगे थे। उसे डर था कि बहुत जल्द उसके शरीर पर कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं बचेगा जिस पर घाव न हो। अपने मित्र को गाली देते हुए सुनकर नेता की आंखें सिकुड़ गईं और उसके पवित्र हथियार के भीतर की पवित्र शक्ति में जबरदस्त कंपन होने लगा। उसने अपना हाथ उठाया और तुरंत जियान चेन पर वार करने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही तलवार नीचे गिरी, तलवार की ऊर्जा की एक छोटी सी मात्रा झिलमिलाती हुई जियान चेन की ओर उड़ गई। कासा पर तिरछी नजर डालते हुए जियान चेन थोड़ा सा एक तरफ झुका और तलवार की ऊर्जा से भरी धार से बच गया। तलवार आगे बढ़ती रही और एक विशाल पेड़ से जोरदार धमाके के साथ टकराई, जिससे पेड़ के तने पर एक बड़ा घाव दिखाई दिया और सभी ने उसे सुना और देखा। इसके बाद एक और कान फाड़ने वाली चीख सुनाई दी, क्योंकि दोनों संत गुरु एक बार फिर से हमला करने के लिए तैयार थे। उनके संत हथियार उनकी संत शक्ति से हवा को भर रहे थे। जियान चेन की आंखें ठंडी पड़ गईं और वह दोनों आती हुई तलवारों को बिना पलक झपकाए घूरने लगा। लाइट विंड स्वॉर्ड से और भी अधिक सघन तलवार ऊर्जा निकलने लगी, जो मानो पूरे आकाश को ढक रही थी। तभी वह तलवार दूसरी 2 तलवारों से टकराए। डिंग डिंग डिंग। उस क्षण जंगल में तलवारों की धातुई ध्वनि गूंज उठी, क्योंकि जियान चेन ने अपनी तलवार से 18 बार प्रहार किया था और प्रत्येक प्रहार सटीक रूप से दूसरी तलवार पर लगा था। 18 में से प्रत्येक वार विशाल तलवारों की धार पर जोरदार प्रहार करता था, जिससे हर प्रहार के साथ तलवार में तीव्र कंपन उत्पन्न होती थी। जब वारों की संख्या 18 तक पहुंच गई तो अन्य तलवारों में स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा की मात्रा जो भाड़े के सैनिकों के लिए असहनीय हो गई। तुरंत ही दोनों भाड़े के सैनिकों की दाहिनी भुजाएं सुन्न हो गईं, विशेषकर उनके अंगूठे और तर्जनी के बीच का भाग। अपनी बाहों में अत्यधिक सुन्नता महसूस करते हुए दोनों भाड़े के सैनिक एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। इस क्षण वे दोनों मन ही मन भाग जाना चाहते थे। हालांकि वे जानते थे कि जियान चेन की ताकत उनके बराबर नहीं थी, फिर भी जियान चेन जिस तरह की युद्ध शक्ति का प्रदर्शन कर रहा था, उससे वे दोनों भयभीत थे।
उसकी ताकत का मुकाबला करना असंभव था और उसकी बिजली जैसी तेज गति के सामने उन्हें अपनी एकाग्रता को चरम सीमा तक बढ़ाना था, अन्यथा पीली नदी पर उनका आमना सामना होने का खतरा था। अगर वे सावधान नहीं रहते तो यहाँ उनकी मृत्यु निश्चित थी। कैप्टन कासा, शावक पहले से ही हमारे कब्जे में है। दोनों संत गुरु ये सुनने के लिए मुड़े कि अभी किसने बात की थी, और उन्होंने देखा कि एक कवचधारी भाड़े का सैनिक छटपटाते हुए शावक को अपनी बाहों में लिए खड़ा है। शावक के पंजे हवा में लहरा रहे थे और वह लगातार कराह रहा था। ये दृश्य देखने में प्यारा तो था, लेकिन साथ ही साथ बेहद दयनीय भी। ये देखकर दोनों भाड़े के सैनिकों के चेहरे पर खुशी की मुस्कान आ गई, लेकिन तभी जियान चेन की हल्की हवा वाली तलवार एक बार फिर नेता के गले की ओर बढ़ी। इस बार कासा न तो सतर्क था और न ही समय पर बच पाया, और दूसरा संत गुरु पिछली बार की तरह उसे बचाने की स्थिति में नहीं था। तलवार की शक्ति से भरपूर तलवार ने कासा के चमड़े के कवच को चीरते हुए सीधे उसके गले में वार किया। कासा, दूसरा भाड़े का सैनिक सदमे में हाथ बढ़ाते हुए बोला, लेकिन जैसे ही उसने अपने नेता का गला कटा हुआ देखा, उसकी आंखें फटी रह गईं और वह दहाड़ उठा। उसके पवित्र हथियार में अपार पवित्र शक्ति एकत्रित होने लगी और उसने जियान चेन पर वार किया। जियान चेन ने उसे एक नज़र भी नहीं डाली और पैर पटकते हुए आगे बढ़ा। उसकी ताकत ने उसे तोप के गोले की तरह आगे धकेल दिया और वह छटपटाते शावक के साथ उस भाड़े के सैनिक की ओर रॉकेट की तरह दौड़ पड़ा। शिखर संत मास्टर कैप्टन कासा को मरते देख भाड़े के सैनिक की आंखें फटी रह गईं, क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना शक्तिशाली विशेषज्ञ इतनी आसानी से मारा जा सकता है। हालांकि वह इतना मूर्ख नहीं था और उसने तुरंत शावक को जियान चेन से लड़ रहे शेष संत मास्टर की ओर फेंक दिया। कैप्टन क्रॉस कैच। शावक एक बेकाबू चाप में हवा में उड़ गया और अंत में बचे हुए अंतिम संत गुरु की बाहों में पूरी तरह से आकर रुक गया। अपने हाथ में 5वीं कक्षा के शावक को देखकर कैप्टन क्रॉस का पहले का हिंसक चेहरा अचानक शांत हो गया और वह हिचकिचाते हुए बोला, सभी लोग यहाँ से निकल जाओ। हो। क्रॉस के बोलते ही अचानक जंगल की गहराई से एक बाघ की गहरी दहाड़ सुनाई दी। घोर अंधेरे में मौजूद 20-25 लोग ये सुनकर स्तब्ध रह गए कि उन्होंने अभी अभी क्या सुना है। आगे की कहानी सुनाने के लिए वी एम स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।